दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था कूलॉम्स लॉ की। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते आज सीखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान सुनो, कूलॉम के नियम का सदिश रूप सीखने के लिए इतनी सी बात आप ध्यान रखो, जो वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। हालांकि वेक्टर का मैंने एक लेक्चर अलग से बना रखा है, उतना पार्ट जितना 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, अगर आपने नहीं सीखा तो आप जाके सीख सकते हैं। अदरवाइज लेक्चर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में मैंने वेक्टर के कुछ पार्ट अच्छे से सिखाए थे। बस जितना सिखाया था उतने का यूज आगे आने वाला है, तो इत्मीनान से आप उसको जाके सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा एक बात सुन लो, अब ये जो पढ़ने वाले हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये वही है F = K Q1 Q2 / R²। ये बस क्या है, वो केवल मैग्नीट्यूड था, मतलब केवल परिमाण था, मतलब केवल कितना बल लग रहा है हम उस बारे में बता रहे थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला ही ऐसा बनाएंगे जिसमें दिशा भी इन्वॉल्व हो जाए, बस इतना सा करने वाले हैं। अभी तक हम क्या करते थे, हम देखते थे एक प्लस चार्ज है दूसरा प्लस चार्ज है तो रिपल करेगा, एक माइनस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है तो रिपल करेगा, एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, मोहब्बत होगी दोनों के बीच में। ये चीजें हम पढ़ चुके थे, तो हम देख के डायरेक्शन बताते थे। लेकिन अब क्या करने वाले हम, जो हमने पढ़ा था F = K Q1 Q2 / R², उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे कि वो I कैप J कैप K कैप के रूप में आंसर आ जाए, ताकि उसमें दिशा भी इन्वॉल्व हो, हमको प्लस माइनस का डायरेक्शन देखने से कोई मतलब ना हो। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए इस फॉर्मेट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो जो वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे लेक्चर नंबर 2 में, उसका काफी हद तक इसमें यूज होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आपने रेडी किया होगा लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 3 आप इतना से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए क्या है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, यहां पे मैंने एक चार्ज दे दिया। पहले पॉइंट देता हूं, ये पॉइंट A है, पॉइंट A क्या होगा, A1, B1, C1 करके होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे, अभी सुन लो ध्यान से, जो मैं बोलूं ध्यानपूर्वक सुनते जाओ, और चाहो लिख भी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान सुनना, A पॉइंट है जो कि क्या होगा A1, B1, C1। यहां पे मैंने कोई चार्ज रख दिया Q, क्या रख दिया चार्ज, Q1 चार्ज रख दिया। तो जरा बताओ इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, याद आया पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, हाँ, ओरिजिन से वहां को मिला दो, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, इसे बोल देंगे हम A वेक्टर, जो कि मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं। एज इट इज मैंने दूसरा एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं B, और यहां पे मैंने चार्ज रख दिया Q2। तो अगर इसको मिलाऊं, इसका पोजीशन वेक्टर पूछूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा B वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो मैं इसको पहले भी आपको एक चीज बता चुका हूं कि यहां से यहां तक क्या बन रहा है, ये हमारा अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो ये बनेगा AB, ये बनेगा AB, और अगर हम इधर से इधर की ओर आएंगे तो ये बनेगा BA। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हम किधर से किधर की ओर जा रहे हैं। तो सुनो कैसे पता चलेगा हम किधर से किधर की ओर जा रहे हैं। यदि अगर बोले कि Q1 के कारण Q2 पे बल ज्ञात करो, तो हम मतलब Q1 कारण Q2 पे बल इधर आएगा, मतलब हम A से B की ओर जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का कोई गड़बड़ी नहीं होगा, इसलिए होशियारी से इसको समझ लीजिए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि Q1 पे बल ज्ञात करो, तो Q2 Q1 पे बल इधर लगाएगा, तो आपको फिर AB का नहीं BA की जरूरत है ना, हाँ है। तो एक बात को समझिए अगर इतना से, तो इधर देखिएगा, मान लीजिए क्या दे दिया मैंने, इसे बोल दिया ये AB है, क्या है AB है, तो AB की कोई लंबाई होगी, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड जिसे आप परिमाण कहते हो। जैसे क्या है कि इसकी कोई ना कोई लंबाई है ना, हाँ, तो वो लंबाई मैंने यहां पे रखी, ठीक है। अच्छा एक बात मैं अगर बोलूं कि अगर ये जो AB है जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का मैं एक और वेक्टर खींचता हूं, ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूं, पलट देता हूं, डायरेक्शन उल्टा कर देता हूं, तो इसे क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश। आप चाहो तो लिख लेना, नहीं तो समझ लो इतना ही काफी है। अगर इधर AB है तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -AB, इसे बोलते हैं विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश, ठीक है। जो लंबाई इसकी वही लंबाई इसकी, जो डायरेक्शन इसका उसका अपोजिट डायरेक्शन इसका है। क्लियर है ना? अगर ध्यान से सोचो तो क्या दिख रहा है हमको, यहां से यहां की ओर ये AB है, तो अगर मैं इसको अगर मैं बोलूं इधर से इधर गया तो AB, तो अगर B से A की ओर आऊं तो क्या हो जाएगा, वो BA हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से यहां की ओर आऊं तो ये हो जाएगा BA। तो हमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, BA है, ये ध्यान देखना BA है। तो अगर हम नोटिस करें जो लंबाई इसकी वही लंबाई इसकी, बस इसका डायरेक्शन अलग है। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि ये जो हमारा AB है, ये AB तो है ही, लेकिन ये जो हमारा BA बना है क्या कुछ इस तरीके से है, AB के सामने अगर माइनस लगा दे तो क्या वो हमारा BA बन जा रहा है, जी हाँ। तो हमारा एक्चुअल में BA क्या है, -AB को हम BA भी बोल सकते हैं। मतलब इधर की ओर अगर इसको पलट देते हो जाएगा -AB हो जाएगा, उसको हम BA भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा।
इसका मतलब ये हो गया, इसे चाहे आप बोलो माइनस ए बी और चाहे बोलो बी ए, दोनों एक ही बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात समझ में आई। अब सुनो आगे कहानी। मैं यहां से यहां तक की दूरी हमेशा क्या लेते थे हम लोग, आर लेते थे। तो अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी बोलूं आर है, तो एक्चुअल में आर है क्या, सोच के बताओ, सोच के बताओ, चलो बताओ। अगर ये मैं पूछूं कि जो हमारा ए बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई, लेंथ बताओ, तो ये एक्चुअल में क्या है हमारा, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड आर है। हाँ आर है, समझ में आता है कि नहीं आता है, बढ़िया है। अगर मैं बोलूं डायरेक्शन केवल बताओ डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन को याद करो, डायरेक्शन से मैंने किससे लिखा बताया था, कैप लगा दो इसी पे, तो ये कैप हो गया। और डायरेक्शन का फार्मूला क्या बताया था, एकांक सदिश कैसा होता है, ए बी का वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, यही तो था, याद आया कि नहीं याद आया। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेके आएंगे, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हो जाएगा, हमारा वेक्टर फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर है दोस्त, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात समझ में आई। तो ये हमारा डायरेक्शन मिल गया, ए बी कैप इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मॉड, और ए बी का मॉड एक्चुअल में हमारा क्या है, यही हमारा आर है। तो चाहे जहां पे लिखा है ए बी का मॉड वहां पे हम आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सुनो, एक बात बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यार, एक बात सोचो, अगर यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड क्या है, आर है, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड आर है, तो चाहे हम इधर से इधर की ओर जाए तो भी आर रहेगा, और चाहे इधर से इधर की ओर आए तो भी आर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी का मैग्नीट्यूड आर है तो इसका मतलब बी ए का भी मैग्नीट्यूड आर ही होगा। अगर किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन था तो आई होप दूर हो गया होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई से है, तो लंबाई तो चाहे आप यहां से यहां की ओर जाओगे तो भी आर रहेगा, और यहां से यहां की ओर आओगे तो भी आर रहेगा। तो ए बी और बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड आर ही है। ये मत समझना कि इधर से इधर गए तो आर है तो पलट के आएंगे तो माइनस आर हो जाएगा, ऐसा नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड केवल आर ही है। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव लेंथ बतानी है आपको, निगेटिव लेंथ नहीं बतानी है। क्लियर दोस्त, ओके, तो ये चीज यहां तक समझ में आया। अब अच्छा सोच के बताओ, मैं बोलूं कि B पर जो आवेश Q2 रखा है उस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, और वो जो फोर्स लगेगा वो क्या है हमारा, 2 पे लग रहा है ना, 2 पे फोर्स 1 के कारण, ऐसे लिख लो, चाहे बोलो कि 1 के कारण 2 पे फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको, 1 के कारण 2 पे फोर्स ये बन जाएगा। और जरा बताओ ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछूं, इसका डायरेक्शन अभी नहीं पूछूं, जो आपने कूलाम का नियम पढ़ा हुआ है एक्चुअल में वो आपने क्या पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान बेस की दूरी का स्क्वायर, बोले तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रिडिफाइन करते हैं, तो कैसा लिखेंगे हम क्या लिखने जा रहे हैं, F12, क्योंकि इसी पे तो बल लिखा है हमने, इसी आवेश पे बल लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ है, इसी आवेश पे बल लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही तो है, परिमाण ही तो है, कितना बल लगा रहा है केवल उसके बारे में बता रहा है, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, मतलब F को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान R को फिर अगर मैंने क्या लिखा कि इधर की ओर 1 2 लिखा है, मतलब 1 से 2 पे लगाया जा रहा है, 1 से 2 पे लगाया जा रहा है, 1 2 मतलब 1 से 2 पे लगाया जा रहा है, तो अगर 1 से 2 पे लगाया जा रहा है तो यहां पे लिख सकता हूं F12, हाँ लिख सकता हूं। तो 1 से 2 पे जाने का मतलब क्या हुआ कि हम A से B की ओर जा रहे हैं, तो हम R को क्या चाहते हैं, हम R को AB के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो बताओ हमें AB लिखना चाहिए कि BA लिखना चाहिए, एक्चुअल में हम कहां जा रहे हैं, A से B को जा रहे हैं, तो यहां पे हमें लिखना चाहिए AB। भाई साहब समझ में आया होगा आई होप, और AB का मॉड, क्योंकि नीचे मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमें, यहाँ पे डायरेक्शन की कहां जरूरत है, और उस पर स्क्वायर। अभी भी केवल ये क्या लिखा हुआ है, अभी भी ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखा है भाई साहब, अभी भी केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब परिमाण, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में परिमाण लिख सकते हो, केवल ये परिमाण लिखा हुआ है, अभी इसमें डायरेक्शन मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए, तो कौन सा डायरेक्शन चाहिए हमें A से B की ओर वाला डायरेक्शन चाहिए, और A से B की ओर वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये रहा AB कैप, केवल डायरेक्शन, ये केवल डायरेक्शन ही तो है, जिसपे कैप लगा हो केवल और केवल डायरेक्शन होता है, उसमें मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर फायदा जरूर हो जाएगा। और फायदा क्या हो जाएगा, हमारा जो ये F12 है वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे देखो, पहले सुनो क्या करने जा रहा हूं मैं, K Q1 Q2 अपान AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई, मैं इसमें डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 1 से मल्टीप्लाई करने फर्क नहीं पड़ता है, और हमें पता है AB का जो कैप है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं यहां पे अगर लिख दूं मैं AB कैप, तो पहले ये केवल मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई हो गया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसमें हो जाता है वो वेक्टर होता है। तो अब हमें सिर्फ ये मैग्नीट्यूड था ना,
तो अब इसमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, मतलब इस पे हम अब वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। केवल अब ये केवल मैग्नीट्यूड नहीं रह गया, ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वेक्टर फॉर्मेट में आ चुका है। अब ये क्या मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में है, ये वेक्टर फॉर्मेट में आ चुका है। लेकिन किंतु परंतु सुनो ध्यान से, सदिश रूप में तो आ गया है, लेकिन ये ए बी कैप के रूप में है। मैं क्या ए बी कैप की जगह पे ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ए बी का लिख सकते हैं अपन? लिख दो यहाँ पे लाके। तो सोच के बताओ, डायरेक्ट लिखूंगा के Q1 Q2 अपॉन ए बी का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा ना, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, इसकी जगह पे आप रखोगे ए बी वेक्टर, इधर रखोगे ए बी वेक्टर, यहाँ पे रखोगे, और नीचे क्या रखोगे, ए बी वेक्टर नीचे रखोगे ए बी वेक्टर का मॉड का मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख के एक लाओगे रखोगे, और दो पहले से। अरे मैं बोलूं ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो, ए स्क्वायर पहले से और एक नीचे यहाँ पे और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और उसके साथ में एक और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा हमारा क्यूब। आया कि नहीं आया? तब एक्चुअल में ये फॉर्मेट है वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, आई होप आपको ये वेक्टर फॉर्मेट अच्छे समझ में आया होगा। तब इसमें सुनो ध्यान से, इसमें सुनो पहले, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। सवाल लगाते समय आपको अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, उसका भी हम निपटारा करते हैं। एक काम करते हैं, पहले स्क्रीन को पोस्ट करो और इसको कॉपी कर लो। मैं इसमें से कुछ बातें मिटाऊंगा, ये मिटाऊंगा। ठीक है, आई होप आपने कॉपी कर भी लिया होगा, या कम से कम एक बार जिस समय लेक्चर देख रहे हो, एक बार तो आप करते ही होंगे, पहले पूरा लेक्चर देखते होंगे, फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करते होंगे, तो आदत अच्छी है। चलिए देखते हैं क्या समझाना चाहता हूं मैं, समझो पहले। ये अगर मैं डायरेक्टली तुमसे पूछूं, डायरेक्टली पूछूं, मैंने बोला कि 1 से 2 पे फोर्स लगाया तो इधर की ओर लगाया, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 से 1 पे फोर्स लगाऊं तो किधर रहेगा, इधर की ओर रहेगा, क्योंकि दोनों में रिपल्सन होता है। तो ये क्या है, 2 से 1 पे, 2 से 1 पे। अगर मैं पूछूं डायरेक्टली बताओ ये कैसे निकालोगे, तो यही का यूज करेंगे ना, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। हम क्या लिखेंगे, अगर मैं पूछूं ये फोर्स 2-1 फोर्स बताओ डायरेक्टली, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा के Q1 Q2, लेकिन इस बार क्या हमें ए से बी जाना है कि बी से ए आना है? हाँ, इस बार हमें बी से ए आना है, क्योंकि 1 पे निकालने जा रहे हैं। फोर्स एट Q1 चार्ज, फोर्स एट Q1 चार्ज, चाहे तो मैं यहां लिख दूं फोर्स एट Q1 चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, आगे लिख लेना इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपान नीचे क्या लिखना है, इधर से इधर की ओर लगेगा ना। तो हमें इस बार ए बी नहीं चाहिए, हमें इस बार बी ए चाहिए। तो नीचे ए बी ना लिख के क्या लिखेंगे, बी ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो भी आर ही होता है, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। याद आया? और आपको याद होगा तो यल यम वेक्टर का बराबर होता है यम वेक्टर माइनस यल वेक्टर। मैंने इसी क्लास में प्रूफ किया है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, कि अगर एल एम लिखा हो तो उसे लिख सकते हैं यम माइनस एल, पीछे वाला माइनस आगे वाला। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा है बी ए, तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और यहाँ पे लिखा है ए बी, तो इसको लिख सकते हैं हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं ना। वो हम जब सवाल लगाने लगेंगे उस समय यूज करेंगे, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। तो हमने दोनों बल निकालना सीख लिया, इधर से इधर बल लगाना सीख लिया। लेकिन एक बात सोचो, और सोचो पहले, उसको भी सोच लेते हैं, काम खत्म करते हैं। यार इसमें तो क्या है, वेक्टर फॉर्म में आपने लिख लिया, हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज तो आपने सोचा ही नहीं। हो गया ये काम कंप्लीट। अगर बोर्ड में आ जाए प्रूफ करने के लिए कि वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो इतना आप लिख दोगे, उसके बाद में जो साथ में थ्योरी लिखनी रहेगी, जो मैंने बोला लैंग्वेज में, उसको लैंग्वेज में लिख दोगे, इतना काफी है इतना आपके लिए। लेकिन सवाल लगाने के लिए थोड़ा सा आपको आगे भी सोचना पड़ेगा। सुनो मेरे साथ ध्यान से, अगर मैं बोलूं एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज माइनस Q2 ले लूं, तो अगर माइनस Q2 लूंगा तो फोर्स इधर लगेगा, हाँ इधर लगेगा। क्या ले लूंगा, सोचने के लिए कह रहा हूं, सारा उतार लिया, अब केवल अब दिमाग लगाना है, इसको लिखना नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है। तो अगर मैं बोलूं इस Q2 की जगह पे अगर मैं माइनस Q2 ले लेता, या माइनस का कोई चार्ज ले लेता, तो जरा बताओ क्या होता, इन दोनों के पास में आते, मोहब्बत हो जाती, मतलब एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते। और अगर एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते, तो ये जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है वो अंदर की ओर लगता है। तो अगर वो अंदर की ओर फोर्स लगता है, तो Q2 पे फोर्स जो आप इधर लिख रहे हो, A से B पे फोर्स वो अंदर की ओर हो जाता। समझ में आया? A से B पे फोर्स, ये हो गया कंप्लीट। फिर से नया सुनो, नया आगे। अगर मैं इसको माइनस में ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों के बीच में मोहब्बत, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। मतलब अब Q1 के कारण Q2 पे फोर्स अंदर की ओर होगा। दिमाग लगाओ, आकर्षण तो अंदर की ओर, अट्रैक्शन तो अंदर की ओर होगा। और अगर अंदर की ओर होगा तो आपने तो फार्मूले में यही लिखोगे, क्योंकि हमको क्या पता है कि Q1 के कारण Q2 पे लगाना है, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, हम तो केवल फार्मूला याद कर ले, वही लगाएंगे कि अगर A के कारण B पे लगाना है तो हम यही लगाएंगे 1 2, नीचे AB का क्यूब, ऊपर AB वेक्टर। तो आप क्या यूज करोगे, AB वेक्टर यूज करोगे। लेकिन AB वेक्टर एक्चुअल में इधर से इधर की ओर है, हाँ AB वेक्टर इधर से इधर की ओर है। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या हुई,
सच्चाई ये हुई ये प्लस में था और ये माइनस में था, लेकिन बल इधर लग रहा था। ये तो आपने नोटिस ही नहीं किया, ये फोर्स लगाते समय गलती हुई ना। मतलब अगर माइनस में आएगा तो गलती हो जाएगी। तो उससे बचने का आसान तरीका सुनो ध्यान से क्या है। तो अगर इधर ए बी वेक्टर है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर। तो हम अगर ए बी वेक्टर के आगे माइनस लगा दे तो क्या वो बी ए वेक्टर हो जाएगा। लेकिन हम माइनस क्यों लगाएंगे, लगाने का कारण सुनो, क्योंकि हमको पता है ये Q1 है और ये Q2 है। जब दोनों प्लस में थे तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन अब एक प्लस और एक माइनस में है तो एक काम ना करें हम, ये माइनस में है तो माइनस के साथ ही ले जाके रख दें। प्लस में है तो प्लस के साथ रख दो तो ये फार्मूला सही है, और अगर माइनस में हो तो माइनस के साथ ले जाके रख दो इसी में। तो जब माइनस साथ रखोगे तो इसका माइनस इस ए बी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। और माइनस ए बी मतलब उसको पलट दो आप, ए बी का उल्टा। माइनस ए बी मतलब अगर ए बी ऐसे है तो माइनस ए बी मतलब पलट गया कि नहीं पलट गया। तो एक्चुअल में जब Q1 और Q2 में से अगर एक माइनस हो जाएगा तो फोर्स इधर लग रहा है, उसी का माइनस इसके सामने आके इसके डायरेक्शन को पलट दिया। आपको कुछ करना ही नहीं है। आया, हाँ, मतलब क्या पता चला कि हमें तो कुछ करना नहीं था, हमने इसका माइनस इसमें डाला सवाल में और उस माइनस को मैंने इसको दे दिया, और जैसे इसको देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। माइनस ए बी मतलब ए बी का उल्टा, तो ए बी इधर था पलट गया तो माइनस ए बी हो गया। और सच्चाई तो यही है ना कि असल में अब फोर्स इधर से इधर लग रहा है तो वो अपने आप मैनेज हो गया, हमें तो करना ही नहीं पड़ा। मतलब जब ये फार्मूला लगाओ ना तो इसमें जो Q1 और Q2 है वो क्या करो, साइन के साथ, बस इतना ही काफी है। इसमें जो Q1 और Q2 है वो साइन के साथ में रखें, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना। मतलब कभी भी चाहे दोनों प्लस में दिया हो तो भी साइन के साथ रखो, चाहे एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया तो भी साइन के साथ रखो, चाहे दोनों माइनस में दिया तो भी साइन के साथ रखो, प्लस के साथ और माइनस के साथ रखो, मल्टीप्लाई करा दो, सब कुछ अपने आप आंसर सही आएगा। मतलब इस फार्मूले को लगाते समय आपको प्लस माइनस सबके साथ में रखना है। पहला जो फार्मूला लगाता है बराबर के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्शन खुद से देखते थे, मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे, सवाल खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी देखना ही नहीं है, हम तो सीधे लगाएंगे कि ए से बी पे लगाना, अच्छा ए बी वाला फार्मूला लगाओ और ए बी वाला फार्मूला लगा के सीधे उसमें मान रख देंगे, Q1 प्लस में तो प्लस में, Q2 माइनस में तो माइनस में रख देंगे, सवाल खत्म, सब कुछ अपने आप आंसर सही आ जाएगा। हमें कुछ बुद्धि लगानी नहीं अलग से, तो फायदा हो गया ना। इस बार तो हमें डायरेक्शन ही नहीं देखना है, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? ओके, इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पोस्ट करें, प्यार से लिखें। एक और छोटी सी बात अलग से सिखाना चाहूंगा, मैं इसको मिटाऊंगा तो बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, लिखते रहिएगा दोस्त, ठीक है। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जानी अगर मेहनत होगी तभी फायदा मिलेगा, और मेहनत आपको करनी है क्योंकि मैं तो मेरा काम कर ही दे रहा हूँ। छोटी छोटी बातों को भी ध्यानपूर्वक बता दे रहा हूँ, इसको आप लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने लैंग्वेज में जो भी बात लगे कि हाँ ये बोल रहा है बंदा, मास्टर ये बोल रहा है, इसको लिख लेना चाहिए तो उसको लिख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो 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 सुनो, अगर मैं बोलूं ये आपको सोच के बताना है, चाहो तो इसको नोट डाल के आप कहीं लिख ही लो, क्योंकि आगे बहुत जरूरी काम पड़ने वाला है और बहुत बच्चों को इसमें परेशान होते हुए देखा है, इसलिए मैंने इसका एक फॉर्मेट ही बना दिया है। इस फॉर्मेट का यूज करो, हमेशा सवाल का आंसर सही आएगा। सुनो क्या, मैं बोलूं कि एक बल लग रहा है इधर F, कितना लग रहा है F, और दूसरा F1 बोल दो, और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है F2, ये नोट डाल के लिखना है आपको, F1 और F2। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, Fnet जो बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, Fnet जो हमारा बनेगा दोस्त वो बनेगा F1 और F2 को जोड़ दो। सर ये तो हमको पता था, ये क्या नया चीज थोड़ी ना बता रहे हो आप। अगर डायरेक्शन एक ही तरफ तो जुड़ जाएगा ही, अगर दोनों एक ही तरफ लगा रहे हैं, सोचो यहाँ पे एक बोरी रखी हो और इसको F1 और F2 धक्का मारे तो टोटल फोर्स लगेगा 10 और 15 का लगाओ कितना लग जाएगा, 25 का फोर्स इधर लग जाएगा, उनको जोड़ लो सीधे आंसर आ जाएगा। सही बात है, कुछ भी गड़बड़ नहीं इसमें। लेकिन ये तो फॉर्मेट नंबर फर्स्ट हो गया, समझते जाओ, सारी बातों को एक साथ कर दे रहा हूं, इसके बाहर कुछ रहेगा ही नहीं। फिर अगर मैं बोलूं एक फोर्स इधर लग रहा है F1 वेक्टर, इस बार वेक्टर फॉर्म में है, और दूसरा फार्मूला भी इधर मतलब दूसरा फोर्स भी इधर ही लग रहा है F2 वेक्टर, तो जो हमारा Fnet वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, तो वो हमारा क्या आएगा, अभी भी क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, जोड़ लो सीधे काम खत्म। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यहां पे कैसे दिया होगा, 10 न्यूटन 15 न्यूटन करके दिया होगा, पर यहां कैसे दिया होगा, 10 न्यूटन आई कैप प्लस जे कैप के रूप में दिया होगा, ये भी दिया होगा 5 न्यूटन आई कैप जे कैप के रूप में दिया होगा, तो वो आई कैप जे कैप के रूप में वैसे ऐड कर लेना है, सीधे आंसर आ जाएगा, खेला खत्म, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट सुनो, सुनते जाएं। अगर ऐसा दे दिया जाए, एक फोर्स इधर F1 और एक फोर्स इधर F2 और बीच में इसका रिजल्टेंट कहीं आएगा, सोचो ना, अगर यहाँ पे एक गट्ठर पड़ा हो, उस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, तो किधर खिसकेगा, वो कहीं बीचों बीच में खिसकेगा। अगर दोनों बल बराबर होंगे तो एग्जैक्टली बीच में खिसकेगा, नहीं तो अलग किसी एंगल पे खिसकेगा। मान लेते ये पूरा F1 और F2 के बीच में एंगल मान लेते पूरा थीटा है, तो जरा बताओ हमारा Fnet कितना आएगा। हाँ सर ये तो आप पिछले लेक्चर में सिखाए थे, पिछले लेक्चर में इसको मैंने सिखाया था ना, क्या होता है, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, नीचे लिख दूं क्या,
यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, एफ नेट इजकल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 एंड cos थीटा। जानी ध्यान से सुने, ये हो जाएगा। सही है, ये तो हम सीखे ही, वेक्टर में सीखा था इसको निकालना, है ना। हाँ बढ़िया आता है, लेकिन किंतु परंतु अगर ऐसा हो जाए, ये पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट सुनो सॉरी, अगर ऐसा हो जाए कि आपको दे दिया जाए F1 वेक्टर और ये आपको दे दिया जाए F2 वेक्टर, इस बार वेक्टर फॉर्मेट में दिया है, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ के बीच में ही बनेगा, इसका भी रिजल्टेंट वही फॉर्मेट, अलग थोड़ी ना रह जाएगा। तो इसका एफ नेट यहाँ के बीच में आएगा, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर फॉर्मेट में दे दिए जाए, इस बार F1 F2 का मैग्नीट्यूड नहीं दिया कि 10 ये है 15 ये बीच में कोण 30 है, ऐसा कुछ नहीं। इस बार वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप में दे दिया गया, ये भी आई कैप जे कैप में दे दिया गया। तो जो हमारा एफ नेट आएगा, जानते हो क्या आएगा, डायरेक्ट लिखो, टेंशन नहीं लेना। क्या लिख दोगे आप, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्यों ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप इससे पहले इसको कर चुके हो। कैसे कर चुके हो, करके बताऊं क्या। ये F2 है ना, एक काम करता हूं मैं, अच्छा डायग्राम बनाता हूं तो इसी में समझ में आ जाएगा, मुझे अलग से करना ही नहीं पड़ेगा। जस्ट वेट एंड सी, एक सेकंड देखो बस, अच्छा डायग्राम बना देता हूं। सुनो 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 ना भाई, सुनो ना भाई, सुनो। ये हमारा क्या हो गया, F1 छोटा और बनाओ, ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, नहीं गंदा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, F2। ये रहा हमारा F1 वेक्टर और ये रहा हमारा F2 वेक्टर। तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ बीच में कहीं बनेगा, क्या बनेगा, एफ नेट वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो अगर हम देखें, जो लंबाई इसकी वही लंबाई मैं यहाँ पे बना दूं, और जो मैग्नीट्यूड इसका, लंबाई इसकी वही लंबाई इसकी, जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका। तो अगर ये F2 वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा F2 वेक्टर हो जाएगा। तो अब क्या कर दो, यहाँ से चलो और घूम के लौट के यहीं आ जाओ। तो F1 प्लस में, फिर F2 प्लस में और F नेट माइनस में। तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लस में माइनस में। देखो क्या बोलूँ मैं, डायरेक्ट क्या बोल रहा हूँ, सुना सुना सुना, क्या बोलूँ, टेल से हट जा रहे हो तो F1 प्लस में, फिर टेल से हट जा रहे हो तो F2 माइनस, F2 प्लस में वेक्टर फॉर्म में। लेकिन अब ये उल्टा आ रहे हो तो उल्टा आते तो मैंने बताया था माइनस कर दो, याद आया, माइनस कर दिया। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना, विस्थापन जीरो। तो ये इधर माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा एफ नेट बराबर F1 प्लस F2। यही तो आया, कहाँ इसमें परेशान होना है। इस फॉर्मेट में दिया है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर पहले से वेक्टर फॉर्मेट में ही दिया तो लोड ही नहीं लेना है। स्क्रीन को पोस्ट कर इसको कॉपी कर। एक बात और बताऊंगा, यहाँ पे सुनो, नोट नंबर 3 करके लिख ही लेना। सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो क्या है कि ये फॉर्मेट मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा कि अगर ये आई कैप जे कैप के रूप में दिया हो तो F1 और F2 को जोड़ो, सीधे एफ नेट निकल आएगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों ऐसा कहा, सच तो यही था सर कि हम क्या करते थे, F1 F2 आ जाए तो हम कंपोनेंट लेकर रिजल्टेंट निकालते थे, है ना। घटक ले लो, F1 इधर F2 इधर, ऐसे घटक ले लो। सवाल याद आ रहा है ना, वो ट्रायंगल का करवाया था, है ना, करवाया था, तमाम चतुर्भुज का सॉल्व करवाया था, कॉर्नर कॉर्नर पे चार्ज रख के। तो वैसे ही तो क्या करते थे, हम घटक ले लेते, कंपोनेंट ले लेते थे और नेट जोड़ लेते थे, ये तो करते थे। वो यहाँ पे भी कर सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो हम तब करते हैं जब केवल मैग्नीट्यूड हमें दिया हो। जब वेक्टर फॉर्मेट में दिया ये तो हम इसका यूज कर लेंगे, काम खत्म। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मेट में पहले से घटक लिया रहता है। ये क्या हुआ सर, हमको समझ में नहीं आया, मतलब क्या हुआ इसका पहले समझाओ। तो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये लंबाई L है, क्या है, ये लंबाई L है, और यहाँ पे एंगल दे दिया जाए थीटा, तो जरा बताओ सोच के, ये लंबाई कितनी होगी, L cos थीटा, ये तो आप जानते हो पहले। और ये लंबाई क्या होगी, L sin थीटा, ये भी जानते हो आप। ये L cos थीटा किस डायरेक्शन में, आई कैप में है, तो मैं देख दूँ L cos थीटा आई कैप प्लस ये L sin थीटा किधर है, वाई डायरेक्शन में, L sin थीटा जे कैप। तो हमारा जो L था वो वेक्टर फॉर्मेट में आ गया। देखो किसी चीज को वेक्टर में बदलना मैंने सिखाया था। L वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में उसको कंपोनेंट ले लो, L cos थीटा आई कैप और L sin थीटा जे कैप, आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, इसका मतलब जब आई कैप और जे कैप के रूप में लिखा होता है तो एक्चुअल में वो कंपोनेंट पहले से लेके ही लिखा होता है। x डायरेक्शन में कंपोनेंट और y डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया होता है, तो हमें इसमें कंपोनेंट थोड़ी ना लेना है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो पहले से उसने कंपोनेंट ले ही रखा है। उसमें कंपोनेंट एक्चुअल में आई के साथ जो है वो भी कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, और j के साथ जो है वो भी कंपोनेंट है y डायरेक्शन में। तो वहां पे हमें कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधे जोड़ लो, काम खत्म। आई के साथ जुड़ जाएगा, मतलब x वाला कंपोनेंट x वाले कंपोनेंट साथ जुड़ जाएगा, और y वाला कंपोनेंट y वाले कंपोनेंट के साथ जुड़ जाएगा, j के साथ आई के साथ, खेला खत्म। तो वहां पे हमें कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर ये बात। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 जोड़ लेते हैं, काम खत्म। तो आई होप मैंने सारी बातों को क्लियर कर दिया है। अभी जब हम सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर, इसको कॉपी करें। एक और छोटी सी बात बताऊंगा जो कि वेक्टर, जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपना फार्मूला पढ़े उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा रहा हूं, लिख लीजिएगा अच्छे से, नोट्स बनाने में कोताही नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी। ध्यान सुनिएगा, अगला नोट क्या है, खास, कतई एकदम खास। सुनिए, अगर मैं बोलूं यहां पे एक आवेश रख दूं, मैं यहां पे आवेश मैंने रख दिया, क्या है ये आवेश मैंने रख दिया Q1 है, क्या है Q1 है। और अगर ये चार्ज Q1 है, अगर ये चार्ज Q1 है तो इससे कुछ दूरी पे मैंने एक और चार्ज रखा, ये रख दिया -Q2 चार्ज रख दिया। कितना रख दिया, -Q2। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, प्यार, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब इस F1 पे ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा, मतलब इसको अपनी ओर खींचेगा। ये Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी ओर खींचेगा। हाँ खींचेगा, सही बात है। तो यहां से जब खींचेगा तो मैं बोल दूं यहाँ पे जो फोर्स, किस फोर्स खींच रहा है, F1 से, और वो F1 आप बोल सकते हो क्या है, F1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान ये बीच की दूरी का स्क्वायर, ये आप बोल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्स निकला F1। अब वैसे में क्या कर दूं, एक और चार्ज रख दूं यहाँ पे कहीं, यहाँ मैंने ला के रख दिया, ये अपना चार्ज है Q3, ये भी माइनस में है, तो क्या करेगा Q3 भी इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये फोर्स लगाएगा, ये बल लगा दिया मैंने, मान लेते हैं F2 फोर्स लगाएगा। F2 कैसे लिखोगे आप, F2 लिखोगे K Q1 Q3 अपान इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, लगा दोगे कूलॉम का नियम। तो ये बात तो सही है, जो निकाला आपने बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये चार्ज मैंने रख दिया, क्या इस फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं साहब। इस फोर्स, अगर मैं बोलूँ ये दूरी A है और ये दूरी बोल दूँ मैं B है, अगर ये दूरी मैं बोल दूँ B है, तो जरा बताओ ये फोर्स हमारा कितना है, K Q1 Q2 अपान बीच की दूरी A का स्क्वायर है, और ये फोर्स कितना है हमारा, ये फोर्स हमारा है K Q1 Q3 अपान बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब B का स्क्वायर है। तो यार क्या फर्क पड़ता है इनके होने से, इस बल पे क्या फर्क पड़ता है, F1 तो इतना ही रहेगा, या इस F2 के होने से, या इस देखो F2 यहां पे लग रहा है K Q1 Q2 अपान B स्क्वायर, तो इस पे इस F1 के होने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा एक बात, क्या कि अगर दो आवेशों के मध्य कोई बल लग रहा है, तो अगर तीसरा आवेश रख दिया जाए तो वो तीसरा आवेश का जो लगने वाला बल है वो पहले से जो उन दोनों में बल लग रहा था उसको प्रभावित नहीं करेगा। बात समझ में आई क्या, मतलब आप क्या स्टेटमेंट लिखने वाले हो, F1 क्या चीज, F1 F2 पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, F1 नॉट डिपेंड ऑन F2, F1 F2 पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन किंतु परंतु सुनो, इस Q1 पे नेट फोर्स वो डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ F1 ही लग रहा था, अब अब F2 भी लग रहा है, तो F1 और F2 लग रहा है, तो दोनों का कंपोनेंट नीचे आएगा, रिजल्टेंट वो हमारा कहीं देगा y डायरेक्शन में, और इधर जो निकलेगा वो x डायरेक्शन में कुछ रिजल्टेंट देगा। समझ में आता है कि नहीं आता है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट और, भाई F1 जो बल है वो F2 के लगने से इसके वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सही बात है, लेकिन इस Q2 पे नेट फोर्स बदल जाएगा जब Q3 लाके हम रख देंगे, क्योंकि अब इन दोनों के कारण लगने वाला फोर्स नेट कहीं और आएगा और कुछ और आएगा। क्लियर है ना, तो F1 नॉट डिपेंड ऑन F2, F1 फोर्स F2 पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन Q2 पे नेट फोर्स, बट नेट फोर्स, चौक बहुत टूट रहा है, नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स ऑन Q2 नहीं Q1, नेट फोर्स ऑन Q1 डिपेंड ऑन Q2, सॉरी मतलब F1 एंड F2 बोथ, मतलब बट नेट फोर्स ऑन Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स F1 और F2 दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब -Q2 और -Q3 दोनों पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन F1 एंड F2 बोथ। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट आपको ढंग से समझ में आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टेटमेंट यूज हो सकता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है कि नहीं, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम क्वेश्चन पे अग्रसर हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, इसको स्क्रीन को पोस्ट करके कॉपी करिए, क्वेश्चन लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, मिटा रहा हूं इसे। जानी हमने टॉपिक तो सॉल्व कर लिया है, सॉरी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। सुनो, एक बहुत बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। अगर मैं बोलूं एक आवेश यहां पे रखा हुआ है 2 कूलम का, ठीक है, प्लस का चार्ज दे रखा है, 2 कूलम का चार्ज दे रखा है, बढ़िया है।
और ये पॉइंट जो हमको दे रखा है, कुछ ले लो जो भी मर्जी आप ले लो, अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो। 0.2,0,1 मैंने ले लिया, मेरी मर्जी ये ले लिया मैंने, ठीक है। फिर और एक चार्ज कहीं पर पड़ा हुआ था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ और है, यहाँ पे मान लेते हैं -4 चार्ज पड़ा हुआ है। मैंने माइनस वाला क्यों लिया, क्योंकि अभी वेक्टर फॉर्म में सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ, ताकि एक पहले एग्जांपल ही हमारा वो जो डाउट था कि प्लस प्लस था तो दूर क्यों लग रहा था, माइनस दे रख देंगे तो क्या होगा, वो डाउट पहले क्लियर हो जाए, बात खत्म करते हैं ना, वो डाउट मन में रखे ही ना। मैं इसको ले रहा हूँ 1,1,1,1,2 ले रहा हूँ, ठीक है, ये ले लिया, चलो बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन -4 Q चार्ज, -4 कूलम चार्ज, मतलब इस -4 कूलम चार्ज पे कुल बल ज्ञात करें। लिखने वाले लिख सकते हैं F नेट वेक्टर फॉर्म में, वो भी निकालना है वेक्टर फॉर्म में, F नेट एट -4 कूलम चार्ज, ठीक है। इस -4 कूलम चार्ज पे F नेट आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? चलिए लगाते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। सिंपल सा मैंने मैटर बताया है कि आपको किस पे निकालना है, इस पे निकालना है। मतलब ये रहा आपका A और ये रहा B, इसे लिखेंगे AB। ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप, ये A है और ये B है, इमेजिन कर सकते हो। तो हमें क्या लिखना है, AB, ये हमारा AB बन गया। तो AB मैंने लिखना बताया था, पहले AB लिख लेते हैं, बात खत्म करते हैं। AB लिखना है तो हमने बताया था पीछे वाला माइनस आगे वाला, मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B वेक्टर हमारा क्या, ये रहा I कैब 1I कैब प्लस 1J कैब प्लस 2K कैब। देख लो, किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर लिखना मैंने सिखाया था, वो मैंने लिख दिया। माइनस B हो गया माइनस A ये रहा दिस 2I कैब, फिर 0J कैब तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस K कैब, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस K कैब हो जाएगा। सुनो ना यार, ये पूरा B लिख लो और फिर पूरा A लिख दो और फिर माइनस अंदर भेज दो तो सारे माइनस में हो जाएंगे। क्लियर है फंडा? इसको थोड़ा सा अगर हम रीसेट करें तो क्या हो जाएगा, I -2I में से आ जाएगा, बचेगा -I। अच्छा, और J तो वैसे ही रहेगा प्लस J कैब, और बताना प्लस 2J कैब और माइनस सॉरी कहाँ ये K है हमारा, सॉरी I कैब J कैब K कैब, कमेंट मत करना, मैंने सही कर दिया है। ओके चलिए आगे सुनिए। तो 2K कैब और ये K कैब कितना हो जाएगा, K कैब। बढ़िया है, हो गया। तो ये तो निकला है हमारा AB वेक्टर, पर हमें इसका तो काम रहता ही रहता है, इसके साथ हमें किसका काम रहता है, AB के मैग्नीट्यूड का भी तो काम रहता है। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे देखो, I के साथ है -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस फिर अगला भी 1 का स्क्वायर, फिर अगला भी 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, √3 बन जाएगा। क्लियर? हाँ, ये √3 बन गया। अब लिखते हैं फोर्स का फार्मूला। कहां से कहां देखना है हमें, 1 से 2 पे देखना है। F12 याद आया, क्या लिखते थे, KQ1 Q2 अपान AB के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू AB वेक्टर। फार्मूला याद आया? पर याद रहे यहाँ पे ये जो रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे। हाँ, आज ज्यादा सोचो मत, कर दो काम, खत्म खेल। क्यों? क्योंकि क्या कर दिया मैंने, अभी जब साइन के साथ रखूंगा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें ये इस पे जो फोर्स इधर लगाएगा, तो सर AB क्यों ले रहे हो, हमको BA लेना चाहिए, टेंशन ना लो। जब इसका माइनस साइन इसके सामने आएगा तो ये AB से -AB बन जाएगा, -AB मतलब पलट गया, हो गया अपने आप, मुझे कहां करना पड़ा, वो तो साइन के साथ रखा, अपना काम अपने आप बन गया। तो ये तो मैंने कहा था आपसे, पकड़ में आया ना, होशियार है ना। तो हो गया K एज इट इज, Q1 Q2 कितना है, 2 × 4 नहीं 2 × -4। हाँ बढ़िया है, अपान नीचे आ जाओ। AB के मैग्नीट्यूड का क्यूब, मैग्नीट्यूड कितना निकला है, √3, तो √3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और AB वेक्टर यहाँ पे लिख दो, AB वेक्टर हमारा ये रहा, AB वेक्टर -I कैप प्लस J कैप और प्लस K कैप। तो अगर आप नोटिस करो तो इसके आगे माइनस भी अपने आप आ जाएगा, पलट गया डायरेक्शन अपने आप। समझ लो अगर इधर AB है तो जैसे माइनस आएगा तो पलट जाएगा, और पलट जाएगा मतलब एक्चुअल में हमें इस पे फोर्स बात करें तो इधर ही तो लग रहा है, तो पलट गया अपने आप डायरेक्शन ना, अपने आप डायरेक्शन सही हो गया, तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आप रीसेट कर लो, K की वैल्यू होती है 9×10⁹, वो रख दो और सॉल्व कर लो, आंसर क्लियर आ गया अपना। ठीक है ना, किस में आता है, बल है तो न्यूटन में आएगा। अरे हाँ ना तो बोल यार, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको मिटाता हूं तो एक बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, देखो लिखने में कोताही मत करना, लेक्चर थोड़ा हो सकता है बड़ा हो, क्योंकि यार मैंने सोचा ना कि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी दिन मेरा लेक्चर मिस हो जाता है, तो जब लेक्चर बने तो भारी भरकम बन जाए, है ना। तो जिस वक्त बनाए उस वक्त बड़ा सा बना दें, ताकि अगर अगले दिन ना भी आए तो आपको फील ना हो कि हाँ चलो 2 घंटे का लेक्चर मिला था, कोई बात नहीं, अगले दिन नहीं भी आया तो फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत पहले दिन हमने अच्छे से कर ली थी। ठीक है ना। और आप ऐसा भी करो, चाहो तो अगर आप 2 घंटे का लेक्चर देखते देखते थक जाते हो तो 1 घंटे का देखो,
कोई एक कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे रुक जाओ, बाकी लेक्चर अगले दिन देख लो, आपकी मर्जी है ना। तो आप एक दिन में जरूरी नहीं आप एक दिन में ही देखो, अगर लेक्चर बड़ा है तो आप उसको 2 दिन में भी देख सकते हो, अगर आप थक जाते हो, या सुबह शाम में देख सकते हो आधा आधा करके, आपकी मर्जी, जैसे आप बेटर समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतर सवाल लेते हैं थोड़ा सा। बेहतर सवाल एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, करना चाहोगे क्या? जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था बहुत पहले। क्वेश्चन क्या था, एक यहाँ पे दे दिया मैंने चार्ज Q1 और यहाँ पे एक चार्ज दे दिया Q2, बहुत पहले क्वेश्चन आया था Q2, और इसके बीच की दूरी है 1 मीटर, बहुत पहले जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। Q1 और Q2 इसके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, F मिनिमम कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। सवाल का आप चाहे लैंग्वेज में लिख लें, Q1 Q2 के बीच में मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन था। बहुत ही आसान सवाल है, सुनिएगा ध्यान से। हमको पता है कि ये Q1 और Q2 पे जब फोर्स लगाएगा तो इधर क्यों लगाएगा, और वो कितना लगाएगा, F इक्वल टू लगाएगा K Q1 क्या स्मॉल में लिखा ना, K Q1 Q2 अपान 1 का स्क्वायर, ये तो लगाएगा। पहले क्वेश्चन लिख ले और देखो काम किया करो, जब डायग्राम में बनाया करो ना तो क्वेश्चन के लिए आप अलग डायग्राम बनाया करो और सोल्यूशन के लिए अलग डायग्राम बनाया करो, ताकि इस बात में पता तो चले क्वेश्चन क्या था, नहीं तो पता लगा सोल्यूशन उसमें बना दिए, खत्म काम, है ना। तो इसलिए काम करना, होशियारी थोड़ी सी दिखाए। तो जानिए ध्यान से देखें, अगर ये फोर्स दिख रहा है फिजिकल टू क्या Q1 Q2 अपान स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हमारा फोर्स बन गया। फोर्स किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा, ये न्यूटन में आएगा, बढ़िया। तो ये जो फोर्स आया है एक्चुअल में ये मिनिमम तो है नहीं, ये एग्जैक्ट है जो लग रहा है। हम चाहते हैं ये मिनिमम हो जाए, हम चाहते हैं ये फोर्स क्या हो जाए, ये फोर्स हो जाए मिनिमम। हम चाहते हैं अगर ये फोर्स मिनिमम हो जाए तो K तो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, 1 कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, ये Q1 Q2 बदल जाए तो काम बन जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ये Q1 Q2 है अगर ये भी मिनिमम हो जाए तो फोर्स अपने आप मिनिमम हो जाएगा। मतलब हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, Q1 एंड Q2 ये दोनों ही क्या हो जाएं, मिनिमम हो जाएं, तो हमारा अपने आप फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा अपने आप मिनिमम हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो Q1 और Q2 मिनिमम कितने हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, तो सबसे छोटा हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन बन जाएं तो हमारा काम अपने आप बन जाएगा। मतलब Q1 और Q2 को हम इलेक्ट्रॉन मान लें तो हमारा जो फोर्स है वो मिनिमम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, K E इंटू ई, बोले तो E स्क्वायर न्यूटन। लो ये मिनिमम फोर्स आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जेईई मेंस में आया था। एक्चुअल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिंपली सही लैंग्वेज में पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या था कि ये बताओ सबसे छोटा आवेश क्या होता है, तो सबसे छोटा आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअल में इसी का तो यूज हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वही यूज करना है आपको। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसका यूज किया है तुमने, ठीक है, बढ़िया। तो क्वेश्चन तो असलियत में ये था। करते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन, जब क्वेश्चन मैं दिया करूँ तो आप चाहो तो एक बार स्क्रीन को पोस्ट करके उसको ट्राई भी कर लिया करो, अगर आपकी मर्जी हो तो, है ना। नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन। हाँ मजा आ रहा है, आज तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही यार, नहीं तो जान निकल जाती अब तक तो। देखिएगा एक बेहतर सवाल बनाएगा वेक्टर फॉर्मेट का, वेक्टर फॉर्मेट का बढ़िया सवाल बनाते हैं, ठीक है। ये सारी बुक में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई बालाजी लगा रहे होगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, बालाजी बुक लगा रहे होंगे तो उसमें होगा, बोर्ड की बुक में, है ना। तो कह सकते हैं बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बट सीख लेते हैं। इस बोर्ड लेवल क्वेश्चन के साथ हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूले का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसलिए सीखने में क्या जाता है, सीख लेते हैं। टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा बना पर ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं चार्ज रख दूँ Q, यहाँ पे चार्ज रख दूँ Q Q Q Q Q Q एंड Q, अगर मैं चार्ज रख दूँ और मैं बोलूँ किसी एक चार्ज पे, मान लो ये वाला चार्ज है, इस चार्ज पे एफ नेट बताएं, एफ नेट कितना आने वाला, एफ नेट नहीं एफ नेट वेक्टर बताएं, सदिश रूप में बताएं। दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या निकालना है आपको, एफ नेट वेक्टर बताना है आपको, सदिश रूप में बताना है ये क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को लिखें, स्क्रीन पोस्ट करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसको लगाते लगाते आपका जो वेक्टर फार्मूला लिखा है ना वो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के लिए डायग्राम अलग बनाए, सोल्यूशन के लिए डायग्राम अलग बनाए। अब मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, करें कैसे इसको, करें कैसे इसको, करें कैसे इसको। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड ही पूछेगा। ये वेक्टर फॉर्म मैंने ऐसे फालतू स्टाइल मारने के लिए लिख दिया, लेकिन पूछेगा तो मैग्नीट्यूड ही कि मैग्नीट्यूड बताओ। तो यार सुनो, ध्यान समझो यार, अगर मैं सोचूं तो ये चार्ज इस पे इधर बल लगाएगा, ये चार्ज पे इधर बल लगाएगा, ये नीचे से फोर्स लगाएगा, ये इधर से फोर्स लगाएगा, साला चारों तरफ से फूल जैसा फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर निकलता हुआ ढेर सारा अलग अलग डायरेक्शन में, और सबका कंपोनेंट लेने बैठोगे तो बूढ़े हो जाओगे, है ना, दिमाग पंचर हो जाएगा। तो बुद्धिमानी काम क्या है, हमने एक और सीखा था ना कि अगर एफ वेक्टर लिखा है अपना, एफ नेट वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर भी तो यूज कर सकते हैं। अगर अलग अलग डायरेक्शन में है, इधर F1 वेक्टर है और इधर F2 वेक्टर है, और हमें निकालना एफ नेट वेक्टर निकालना है, तो हम काहे को माथा पच्ची करें, हम डायरेक्टली ये ना यूज कर ले, एफ नेट वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सबको पहले वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर ले हम,
मतलब इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स वेक्टर फॉर्म में ले आए, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स वेक्टर फॉर्म में ले आए। सारे फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर लें और उनको सीधे जोड़ लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें वेक्टर फॉर्मेट में पहले से कंपोनेंट लिया रहता है। आया समझ में? ये आइडिया लगाया हमने, है ना। तो करके देखते हैं, लेकिन उसके लिए पहले पॉइंट्स पता होने चाहिए, मतलब x, y, z के फॉर्मेट में। तो एक काम ना करें, इसको हम 0,0 मान लें, 0,0,0 मान लें। ये हम मान लेते हैं x एक्सिस, इसे अपने आप से मानना पड़ेगा आपको तभी ये कर पाओगे। इसे मान लेते हैं क्या z एक्सिस और इसे मान लेते हैं y एक्सिस। ये हमने अकल लगाई, ये क्या हो गया हमारा z एक्सिस। अब जल्दी जल्दी से बताओ, अगर ये अच्छा क्यूब की तो मैंने साइड दी नहीं थी, आई एम सॉरी, माफी चाहूँगा। इसकी साइड दे रखी है, ये हमको क्यूब दे रखा है, इसकी साइड क्या है a है, मतलब सारी भुजाएं a है, ठीक है। बिना साइड के कैसे करोगे यार, मुश्किल हो जाएगा ना फिर तो। ओके, किंतु परंतु आगे करते हैं। समझो 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 समझो। चलो जल्दी बताओ, अगर मैं पूछूँ आपसे कि ये 0,0,0 है तो आप अगर x कोऑर्डिनेट पे चले जाओ यहाँ तक तो क्या हुआ, x में आप बढ़ गए a, x दिशा में आप बढ़ गए a। तो इसमें देखो आगे वाला x होता है, बीच वाला y होता है और लास्ट वाला z होता है। तो आगे वाला x कितना बढ़ गया, a बढ़ गया। तो ये क्या हो जाएगा a 0 0, क्योंकि y और z में तो बढ़े नहीं, सिर्फ x में बढ़े हैं। तो x में बढ़े तो x बढ़ गया, बाकी y z 0 0 ही रह गया। आया सेम टू सेम। देखो इसमें अगर हम z अक्ष पे जाएंगे तो z में बढ़ेंगे, कितनी दूरी, a दूरी। तो x 0 ही रहेगा, y 0 रहेगा, लेकिन z में a दूरी बढ़ जाएंगे। अभी अकल लगाओ भैया, थोड़ी तो बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। अगर एक ना है तो दूसरा ध्यान से सुनो, दूसरा आ जाए तो भी आ जाएगा आपको। अगर मैं y एक्सिस में जाऊं तो y एक्सिस मतलब बीच वाले में यहाँ से आ जाऊं, मतलब कितनी दूरी बढ़ा, a दूरी बढ़ गया। मैं a दूरी बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 0,a,0 ये कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको। 12th क्लास में आप इतना तो आता ही आपको, मैं मान के चलता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कैसे आएंगे, x में बढ़ जाएं, y में बढ़ जाएं। इधर बढ़ने का मतलब x में बढ़े, ऊपर बढ़ने का मतलब y में बढ़े। तो x में गए a और y में गए, तो x हो गया a, y हो गया a, लेकिन z में कुछ गए नहीं तो z अभी भी 0 रहेगा। समझते जाओ, 0 से चल के वहां पहुंच जाओ, जितना इतना चलना पड़ेगा वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, काम खत्म। सुनो ध्यान से, ऐसे मैं इसको पूछ लेता हूँ, x में गए a और z में गए a, x में गए a, z में गए a, y में तो कुछ गए नहीं तो y हो गया हमारा 0, कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं, y में गए a और z में बाहर की ओर आ रहे हैं, या बोलो z में गए a फिर y में गए a, z में गए a फिर y में गए, तो y a हो गया, z a हो गया, लेकिन x हमारा अभी भी 0, तो ये कोऑर्डिनेट भी हमको मिल गया। सारे मिल गए ना। अब ये बचा केवल x में जाओ a, y में जाओ a और z में बाहर की ओर आओ तो z में आना होता है। तो x y z तीनों में a जाना, तो ये हो जाएगा a, इस तरीके में सारे पॉइंट्स मिल गए। तो अक्ल लगानी पड़ेगी आपको कि किसी एक पॉइंट को आप 0,0 मान लो, उस हिसाब से बाकी सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट के रूप में, और मिल जाएंगे तब उस पर आप क्या करते हो, वेक्टर फॉर्म में फोर्स लगा सकते हो। और जब वेक्टर फॉर्म में फोर्स लगा लोगे उसके बाद आप ये फंडा यूज कर लोगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, काम खत्म। तो चाहे एक आवेश लगा रहा हो फोर्स, चाहे 1000 आवेश लगा रहे हो फोर्स, आपको उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। मैटर क्लियर है? कितना आसान हो गया। करके देखते हैं, एक को बारी बारी लगाते हैं। एक काम ना करें, इनको नाम दे दूं, नाम दे, नंबर दे दें, अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक्चुअली में क्या करना है, 8 वाले आवेश पे बाकी सबके कारण फोर्स निकालना है। तो चलो एक एक करते हैं। अगर मैं बोलूं F1 के कारण 8 पे निकालना है, 1 के कारण 8 पे निकालना है, तो एक बार हमको ये निकालना है, फिर 2 के कारण 8 पे, फिर 3 के कारण 8 पे, फिर 4 के कारण 8 पे ऐसे निकालना है। मतलब फिर उसके बाद 2 के कारण 8 पे। आप चाहो तो स्क्रीन को पोस्ट करके इसको प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो मैं करके तो बता ही रहा हूं। देखो 1 के कारण 8 पे कितना लगेगा, 1 के कारण 8 पे मतलब ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, a b ऐसे रहेगा। मतलब 1 के कारण 8 पे ना, तो 1 से 8 की ओर जाना है, तो हमारा ये a b बनेगा, और अगर a b बनेगा तो b माइनस a। सोच लो, b माइनस a b जा रहे ना, तो a b जा रहे तो b माइनस a होगा। तो रखो पहले k q1 q2 मतलब q स्क्वायर। अब और यहाँ पे फिर वेक्टर फॉर्म में लिखो, पहले वेक्टर फॉर्म में b माइनस a, b कितना है, a है। तो देखो i वाले से घटेगा, b माइनस a लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं यहाँ पे, b माइनस a लिखते हैं। तो b वाले में से a वाला घटाना है, तो x वाला x से घटेगा, y वाला y से घटेगा, z वाला z से घटेगा। तो सोचो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे बनेगा 0 i कैप। हमने a वाला पार्ट a वाले पार्ट से घटा दिया, मतलब x वाला पार्ट x वाले पार्ट से घटा दिया। वैसे y वाला a माइनस 0 तो हो जाएगा प्लस 0 j कैप। अरे यार a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a j कैप, प्लस a माइनस 0 तो हो जाएगा a k कैप। फिर से समझा रहा हूँ, समझो। हमको क्या लिखना है, a से b पे फोर्स लगना है।
अब इतना तो डायरेक्ट करूंगा, इतना होशियार आप हो चुके हो। अगर मुझे ए से बी पे फोर्स लगना है तो मतलब ए बी, और ए बी इधर लगेगा, ए बी इधर लगेगा, मतलब बी माइनस ए, मतलब हमें इसमें से इसको घटा के तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, एक्स वाला एक्स से घटा दिया, तो ए माइनस ए 0, तो 0 आई कैब, फिर ए माइनस 0 ए जे कैब, फिर ए माइनस 0 ए बनेगा, और किसके जगह पे, के कैब की जगह पे आ जाएगा, तो ए के कैब आ गया, ये निकल आया। और फिर नीचे क्या करते हैं, नीचे जो इसका मैग्नीट्यूड आता है उसका क्यूब करते हैं। तो जरा बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 आई कैब का तो कुछ नहीं, इसका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि जो कंपो आई के साथ आता है उसका स्क्वायर करते हैं, जे के साथ आता है उसका स्क्वायर करते हैं, जो के साथ आता है उसका स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। तो 0 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो तो 0 रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा 2a स्क्वायर रूट में, तो ये बाहर निकल आएगा तो बन जाएगा a रूट 2 बन जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बनेगा a रूट 2, तो बन जाएगा a रूट 2 का क्यूब। इतनी छोटी छोटी बात को भी क्लियर करके बता रहा हूं, तो आपको आ ही जाना चाहिए दोस्त, बता रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान समझिएगा, मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटाने की जरूरत है, आगे यही जगह भी लिख लेते हैं अगला वाला भी। अब क्या करते हैं अपन ना, 1 के कारण तो निकल आया, अब हम लिख लेते हैं 2 के कारण, तो 2 ये रहा। अब वही यूज करना है कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से कि 2 के कारण इसे लगाना है, तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a b, फिर b माइनस a, पकड़ में आ रहा है ना, वही करो फिर से। तो k q1 q2, k q1 q2 मतलब q1 q2 q स्क्वायर हो जाएगा, और पहले यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो b माइनस a में से a जाएगा तो 0 आई कैब, तो उसे लिखो ही मत, फिर a में से 0 जाएगा तो a j कैब, फिर a में से a जाएगा तो 0 के कैब, सिर्फ j कैब बचेगा, बस काम खत्म। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है साफ साफ a है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है a, तो a का हो जाएगा क्यूब, ये तो सीधे हो गया, काम खत्म। क्लियर समझ में आ रहा है। तो 2 के कारण भी निकला इस पे, 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब 3 का करते हैं। तो मुझे लगता है 2-3 बता देना चाहिए, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना। करता हूँ दोस्त, एक और कर देता हूँ, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर हम निकालेंगे हम 2 के कारण, 3 के कारण दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ कर देता हूँ, f 3 कारण 8 पे कर लेना। लेकिन अब इसको देखो, अभी भी जिसको नहीं आया, 1 बताया, 2 बताया, तीसरा बता रहा हूँ, फिर से दिमाग लगाओ, अगर नहीं आया तो क्या आ जाएगा आराम से। 3 के कारण 8 पे निकालना है, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये हमारा a हो जाएगा, ये भी a b मतलब b माइनस a, तो लिखेंगे k q1 इंटू q2, ये भी q है, ये भी q है, तो q1 इंटू q2 q स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ वेक्टर फॉर्म में b माइनस a, तो a x का x से घटाओ, y का y से घटाओ, j का j से घटाओ, तो a माइनस 0 बन जाएगा a आई कैब, a माइनस 0 बन जाएगा a j कैब, फिर a माइनस a हो जाएगा 0, तो उसको लिखो, चाहे ना लिखो, खत्म। और इसका मैग्नीट्यूड देखो, एक बार a आया, एक बार a आया, मतलब 2 बार a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फिर से हो जाएगा a रूट 2, तो ये बन जाएगा a रूट 2 का होल क्यूब। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे 1 के कारण 8 पे लिखा, 2 के कारण 8 पे लिखा, 3 के कारण ऐसे 4 के कारण लिखेंगे, ऐसे 5 के कारण, ऐसे 6 के कारण, ऐसे 7 के कारण। बस यही ध्यान दो, जब इसके कारण लिख रहे हैं तो ये a होगा, ये b होगा, जिसके कारण लिखेंगे तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को हम बराबर लगाते चले जाएंगे। और q1 q2 साइन के साथ में रखना होता तो सारे प्लस में, तो यहाँ पे साइन का कोई लोचा ही नहीं है। तो जब हमारा सारा निकल आएगा, ऐसे जैसे 1 2 निकल गया ना, ऐसे 7 निकलेंगे, लास्ट वाला कौन सा होगा, 7 के कारण 8 पे, तो ऐसे टोटल 7 निकलेंगे। 7 निकलने के बाद आपको क्या करना है, एफ नेट निकालना है, वो भी किसमें, वेक्टर फॉर्म में, मतलब इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना 8वें वाले पे। तो कितना आ जाएगा नेट, मतलब सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ने मतलब f1 के कारण 8 पे जोड़ लो, फिर वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के रूप में, प्लस f2 के कारण 8 पे जोड़ लो, ऐसे ही 3 के कारण, ऐसे ही 4 के कारण, फिर ऐसे ही 5 के कारण, 6 के कारण, फिर ऐसे ही 7 के कारण, और 8 के कारण 8 पे नहीं, ये अपने ऊपर थोड़ी ना बल लगाएगा, 8 वाले अपने ऊपर नहीं बल लगाएगा, बाकी सब लोग उस पे लगा रहे हैं ना। तो ये सातों लोगों के कारण आप बल जैसे इस फॉर्मूले मैंने लिखा, ऐसी फॉर्मूले निकाल के और फिर आई कैप जे कैप के रूप में लिख के जोड़ दो। थोड़ा गंदा सा जरूर होगा, मानता हूं, पर आप मेहनत करोगे तो वो बन जाएगा, बहुत आसान फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, बढ़िया सवाल था, एक अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन था। ओके, अब आपने अटेंड किया होगा, इसके आगे बढ़ते हैं और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, काटू मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन को पोस्ट करें, इसे अच्छे से कॉपी कर लें। देखो दोस्त, तो ये है क्या हो, वेक्टर फॉर्म का, और अच्छे से हमारा एनालिसिस हो गया इस पे। और करते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, चाक चाहे इतना टूट जाए, लेक्चर बनाते रहेंगे। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या है हमारा।
क्या ले ले, ध्यान से देखो। अच्छा हम कहता हूँ एक नॉर्मल क्वेश्चन करता हूँ, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन लूंगा। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए एक चार्ज यहाँ पे Q, ठीक है, फिर बोल दूँ यहाँ पे एक और चार्ज देखा है वो Q, इन दोनों के बीच की दूरी मैं तो बोल दे रहा हूँ 2L है। कितनी है? 2L है। हालांकि इस क्वेश्चन का आगे, इस कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज लेंगे, इसलिए यहाँ पे करवा भी रहा हूँ मैं। ये चार्ज Q है, ये एक चार्ज Q है, और मैं बोलूँ इसका ठीक बीचों बीच वाला पॉइंट, या इसका मतलब इसको Q 2L ना बोलो, ऐसे बोल दो कि ये दो चार्ज थे जिनका ठीक बीचों बीच वाला पॉइंट जो है ये है, मतलब इधर वाला L हो जाएगा दूरी और इधर वाली भी दूरी L हो जाएगी। तो यहाँ से हम बीच वाले पॉइंट से हम चले जाते हैं x डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, इसी लाइन पे आगे, और यहाँ पे कहीं पे x डिस्टेंस पे, यहाँ पे कहीं पे पहुँच के हमने क्या कर दिया, एक और चार्ज रख दिया Q का। सुनते जाइए, दो चार्ज पहले से रखे थे Q और Q, ठीक है, हमने एक तीसरा चार्ज और Q रखा, लेकिन उसको हमने कैसे रखा, जो पहले से दो चार्ज रखे थे उनके बीच की दूरी थी 2L, तो हमने ठीक बीचों बीच में गए तो मतलब इधर L हो जाएगा, इधर L हो जाएगा, और इस ठीक बीचों बीच से x दूरी पे चले गए, और x दूरी पे जाके फिर से हमने एक और चार्ज रख दिया Q, तीसरा वाला चार्ज रख दिया Q, ठीक है। तब इस Q चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे जो आपका इस Q चार्ज पे F नेट कितना आना है ये आपको बताना है, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया क्या? अब आप चाहें तो स्क्रीन को पोस्ट करके इसको सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज बहुत गंदा सा और बड़ा सा होगा, इसलिए मैंने लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, पर आपको सारी बातें आराम से समझ में आ रही होंगी, इसकी तो मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। करने का तरीका क्या है भाई साहब, ये जो है ये, अच्छा ये सब फिक्स है, हिलेगा नहीं यहाँ से, ये फिक्स है, हिलने के लिए नहीं तो सोचो भैया रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब रुके आवेश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये रेस्ट पे है, ये भी क्या है, रेस्ट पे ही है, ये सब रुके हुए हैं, तो इस पे फोर्स लगाने जा रहे हैं। जब तक बोला ना जाए कि ये चार्ज चल रहा है तब तक हम क्या मानेंगे, चार्ज रुका हुआ है। जब बोल देगा कि हाँ फ्री है तभी मानेंगे फ्री, अदरवाइज उसको रेस्ट पे ही मानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा किधर, इधर। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस धक्का मारेगा दूर की ओर, और ये किधर लगाएगा, वो भी इधर ही लगाएगा। बढ़िया है। मैं बोलता हूँ जो ये लगा रहा है ना, ये लगा रहा है F1, और जो ये लगा रहा है ना वो लगा रहा है कितना, F2। इसके कारण लगाएगा फोर्स F1 है, इसके कारण लगाएगा फोर्स F2 है। तो एक काम ना करें, यहाँ पे बोल दें कि ये F1 लगा रहा है और ये F2 लगा रहा है। तो अगर मैं F1 और F2 सॉल्व करके निकाल पाऊँ, इस पे F1 और F2 सॉल्व करके निकाल पाऊँ, तो जो हमारा F नेट होगा क्या होगा, कुछ खास नहीं। F1 और F2 को जोड़ लो, खेल खत्म। इन्हीं दोनों जोड़ लो। क्यों? क्योंकि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जुड़ जाएंगे प्यार मोहब्बत के साथ। तो जरा फटाफट से बताओ F1 और F2 कितना होगा। हाँ देख के बताओ F1 कितना होगा। F1 मतलब ये रहा, मतलब इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स कितना लिखोगे, K Q1 इंटू Q2, मतलब Q स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी है यहाँ से तक की, पूरी दूरी है x। अगर मैं x में से L निकाल दूं तो ये बचेगा x माइनस L, कितना बचेगा, x माइनस L का स्क्वायर। ध्यान सुनो, ये पूरी दूरी है x में से मैं L निकाल दूं तो ये बचेगा x माइनस L। तो वही क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी x माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। F1 निकाला है, सेम टू सेम निकाल लेते हैं F2 कितना निकल के आएगा, सोच के बताओ। इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालना है, तो कितना हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2, मतलब Q इंटू Q स्क्वायर अपान बीच की दूरी यहाँ से तक की। तो जब यहाँ से यहाँ तक x है तो उसी में L और जोड़ दो तो पूरा हो जाएगा L प्लस x। तो L प्लस x बीच की दूरी का स्क्वायर लगा दिया अपन ने, दोनों में वेक्टर फॉर्म में नहीं, ऐसे लिख दिया। बढ़िया। क्या करना है, अगर आपको F नेट निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लो, सीधे सीधे काम खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा F नेट हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। F1 कितना है, K Q स्क्वायर अपान x माइनस L का होल स्क्वायर, बढ़िया है, प्लस F2 कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपान x प्लस L का होल स्क्वायर, ये भी बढ़िया है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, K Q स्क्वायर कॉमन हो रहा है दोनों में, निकाल लो उसको पहले प्यार से। तो K Q स्क्वायर कर लिया अपन ने कॉमन। अब सोचो ध्यान से, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान x माइनस L का होल स्क्वायर, 1 अपान x माइनस L का होल स्क्वायर। इतना बारीकी से कर इसलिए रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कुछ स्टेप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इधर सीधे मैं सोच लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस माइनस प्लस वाला पार्ट कट जाएगा, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा, सीधे आंसर लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन सबको समझ में, इसलिए विस्तार में लिख रहा हूं, इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि सर कितना स्लो चल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहा हूं इसलिए स्लो चल रहा हूं। आगे देखिएगा, फास्ट भी चलेंगे कोई बात नहीं। K Q ऐसे रहने दो, K Q स्क्वायर, इसको देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2xl, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2xl, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2xl अपान नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई,
तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस यल का स्क्वायर है और x प्लस यल का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो ना ध्यान से, जब ये इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है और दोनों का मल्टीप्लाई होना है तो एक साथ दोनों पे स्क्वायर कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा तो फिर से ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया अपन ने, बहुत बढ़िया। अब अगर आगे थोड़ा सा ध्यान से सोचो, अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो ये और ये कट गया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर। ये बनेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यल स्क्वायर 2यल स्क्वायर। तो इन दोनों में 2 कॉमन भी ले लो, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 हो जाएगा बाहर और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। जो यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ रहा था, यल स्क्वायर 2यल स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2, तो दोनों जगह 2 कॉमन करके मैंने बाहर कर दिया। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर भी तो है। ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। और इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल, तो वहां पे जबरदस्त पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी की तैयारी कर रहा हूं मैं, ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या हो रहा है, हम तो पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ लगने ना पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाऊंगा फिर ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, एक प्लस लिया एक दूसरा प्लस लिया। अगर सोचो एक प्लस और दूसरा माइनस ले तब क्या होगा, थोड़ा तेजी से करेंगे उसको, ठीक है, उसको थोड़ा तेजी से करेंगे। स्क्रीन को पोस्ट करें, इसको कॉपी करें, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो हम सारी चीजों पे बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको सारे बच्चों के लिए एकदम अच्छा लेक्चर रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। चाहे आप बड़े क्वेश्चन लगाओ छोटे क्वेश्चन लगाओ, सारे लगेंगे, ठीक है। बस ध्यान सुनते जाओ। ये क्या बोल दूं मैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा बोल दूं क्या है, मैं माइनस क्यू चार्ज है। एक प्लस क्यू लिया, दूसरा माइनस क्यू लिया, और उसी लाइन पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं तो यहाँ पे बोल दूं क्या है हमारा, ये भी क्यू चार्ज है, ठीक है, स्मॉल क्यू ले दिया मैंने। इन दोनों के बीच की वही दूरी सेम टू सेम, ये यल ये भी यल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी, x है। तो आपको इस पे क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। और अगर एफ नेट निकालना है तो आपको पता है, करके देखेंगे भी क्या आएगा, क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है, करके देखते हैं क्या आएगा, करके देखते हैं क्या आएगा। ध्यान समझे बात को, हमको पता है ये जो माइनस वाला चार्ज है इसके साथ में क्या करेगा, प्यार मोहब्बत से पास बुलाएगा, मतलब इसको इधर की ओर खींचेगा। देखो मस्ती इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ जल्दी से ना, इसलिए थोड़ा मस्ती कम हो रही है, पर ठीक है, कभी मस्ती का मूड होगा तो ज़बरदस्त कर लेंगे। अभी क्या है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या है, ये माइनस चार्ज पे जब अट्रैक्शन करेगा इधर की ओर तो ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस मैंने क्या लिखा ताकि पहचानने में आए कि माइनस वाले ने इधर फोर्स लगाया है, इसको अपनी ओर खींचा है। और ये प्लस वाला क्या करेगा, ये प्लस और ये भी प्लस, तो इसको धक्का मार देगा, धक्का मारेगा तो दूर की ओर, तो इसलिए मैं इसके आगे लिख दूँ एफ, यहाँ पे प्लस लगा दूँ, तो इससे पता चलेगा कि हाँ ये प्लस वाले कारण है, ये प्लस वाले कारण है, और ये माइनस वाले कारण है। आया, कौन ज़्यादा लगाएगा, जो पास में है वो ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा फोर्स होता है F बराबर के Q1 Q2 अपान एक्स स्क्वायर वाला फोर्स होता है ना, हाँ होता है। तो इसमें एक्स ना लिखो, आर लिखो, आर स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे आर घटेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, ये रिलेशन में कई बार बता चुका हूँ। तो अगर आर घटेगा तो मतलब दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, तो जहाँ पे दूरी कम है वहाँ पे बल ज़्यादा, मतलब ये वाला बल ज़्यादा है और ये वाला बल कम है। तो अगर ये वाला बल ज़्यादा है, सोचो मतलब इधर 100 लग रहा है उधर 20 लग रहा है, इधर 100 लग रहा है उधर 20 लग रहा है, इधर 100 लग रहा है इधर 20 लग रहा है, तो रिजल्टेंट किधर बनेगा, 80 का इधर बनेगा, 100 माइनस 20, तो इधर कितना बच जाएगा, इधर 80 बच जाएगा। फाइनली समझ में आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा और ये कम है, तो हमारा जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा वाले में से मतलब माइनस वाले में से कम वाला घटा दो, मतलब प्लस वाला घटा दो, हो गया हमारा नेट। तो पहले काम करो, प्लस और माइनस वाला दोनों निकाल लेते हैं। तो हमारा जो माइनस वाला है वो कितना आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा, के, क्योंकि अब साइन का हमें कोई मतलब नहीं, जिस समय हम न्यूटन का फार्मूला फर्स्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, पहला वाला ना, उसमें फैक्टर फॉर्म में तो लगाना नहीं है, ऐसे लगा दो, खेल खत्म करते हैं। चलो सोच के बताओ कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, बीच की दूरी यहाँ से तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, पूरी एक्स। अगर एक्स में से मैं यल निकाल दूँ तो ये बच जाएगा एक्स माइनस एल, और बीच की दूरी का स्क्वायर होता है तो हमने लगा दिया, ये हो गया हमारा माइनस वाला। अगर मैं पूछूं प्लस वाला, जरा बताओ कितना होगा, तो प्लस वाला बताओ क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू अपान बीच की दूरी का स्क्वायर, तो बीच की दूरी यहाँ से कितनी होगी, एक्स प्लस एल, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एल, दूरी का स्क्वायर कर दिया, लो प्लस और माइनस दोनों आ गया। तो अब निकाल लेते हैं एफ नेट हमारा कितना जाएगा, वो हमको पता ही है, अभी हमने बात कर ली उस पर। क्या करना है, माइनस वाले में से प्लस वाला घटाना है, तो माइनस वाला हमारा क्या है, के क्यू अपान एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस वाला पहले लिख दिया, प्लस वाला घटा देंगे उसमें से, के क्यू अपान एक्स प्लस
एल का होल स्क्वायर। अब दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है वो निकाल दो। क्या कॉमन हो रहा है? के क्यू क्यू कॉमन हो गया, निकाल दिया अपने। क्या बचा? 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस बीच में है तो वो बीच में माइनस लिख दिया। 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर बच गया। क्लियर? बढ़िया। तो यहां तक लिखने के बाद अगर हम नोटिस करें तो फिर से वो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इधर आएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, और इधर जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इसको नोटिस करें थोड़ा सा तो हमारा ये बन जाएगा एफ नेट वेक्टर फॉर्म में, बार बार को लिख देता हूं यार। ये हो जाएगा के क्यू क्यू, और बताना क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर, ध्यान सुनना, पहले ब्रैकेट लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xl, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को माइनस कर देता है। बढ़िया है। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा इसका हिस्सा मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं a और b का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब कुछ कट रहा है तो काट डालो, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? 2xl, तो 2xl कितना हो जाएगा? 4xl हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू क्यू 2xl कितना हो जाएगा? 4xl अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी a प्लस बी, मतलब आई होप दिख रहा होगा, मुझे लगता है दिख रहा होगा, है ना? शायद दिखना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? अपना एफ नेट आ गया। इस कॉन्सेप्ट का आगे यूज होने वाला है दोस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से, जब हम डायपोल पढ़ेंगे तब। ठीक है? तो इन कॉन्सेप्ट पे आप रेडी रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन और छोटे छोटे लेते हैं। मिटाओ इसे, क्वेश्चन करते रहे, क्वेश्चन करने से उबे ना, अभी तो क्वेश्चन हम करते रहेंगे काफी देर तक, उसके बाद फिर नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन और करते हैं। चाक तो नहीं खत्म हो गया अभी, है तो बस लास्ट चाक है। चलो कोई बात नहीं। आई होप कैमरा हिल गया शायद, है ना? सही है? हिला तो नहीं? देख लीजिएगा, हिला होगा तो बता दीजिएगा, रुक जाएंगे, कोई बात नहीं है, चल रहा है सब ठीक है। ओके, ध्यान देखिएगा, नहीं हिला तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान देखिएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो क्या बन जाएगा? नया क्वेश्चन बनाते हैं। ये दे रखा अपने को क्यू चार्ज, और ये भी दे रखा अपने को क्यू चार्ज, और ये रहा अपना। ठीक है, मैंने बोल दूं इनके बीच में फिर से वही 2l दूरी, और मैंने क्या कर दूं, इस बार मैंने आवेश को यहाँ रख दिया। ठीक है, ये दूरी वही हमारी l है, ये दूरी वही हमारी l है, और ये हमारी हाइट कितनी रख दी? मैंने x रख दी, और यहाँ पे एक नया चार्ज रख दिया मैंने q का। अब पूछा जा रहा है इस q पे एफ नेट कितना आएगा। ठीक है ना, एफ नेट इस पे कितना आएगा, समझ रहे हो? स्क्रीन को पोस्ट करो, इस क्वेश्चन को लिख के के बाद स्क्रीन पोस्ट करके एक बार आपको अटेम्प्ट करना बनता है। अगर नहीं आएगा तो फिर सोल्यूशन देखना स्टार्ट करो। ठीक है ना, आप थोड़ा सा अपना मेहनत करना स्टार्ट कर लो। ठीक है दोस्त, चलो करके देखते हैं। इसमें निकालना है? अच्छा ठीक है, निकालना तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसको हटाओ पहले। देखो आप सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, चूंकि मुझे लगता है ऊपर यहाँ तक दिख रहा होगा, ऊपर आई होप, है ना? यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए करते हैं, दिख रहा है ना? तो ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स लगाएगा इधर की ओर, ये बताना, ये फोर्स लगाएगा इधर की ओर, दिख रहा होगा। तो अब ध्यान से अगर आप सोचें, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींचा मैंने, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। आया? और हमको पता है ये क्या बन रहा है, देखो ये यल है और ये एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम ये यल है और एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। गंभीर सवाल बन रहा है, पूरा फोकस बनाए रखिएगा। अरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट होता है अपना, हाइपोटेन्यूस अपना निकल आया। ठीक है, तो अगर अब इसके कारण इसमें फोर्स लगाना है, जो यहाँ पे चार्ज क्यू है, इसमें अगर फोर्स लगाना है तो क्या हो जाएगा? फोर्स में बोल दूं एफ है, तो एफ कितना हो जाएगा हमारा? के क्यू इंटू क्यू, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान बीच की दूरी यहाँ से तक की का होल स्क्वायर। दूरी कितनी है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? वैसे क्या करेगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे फोर्स लगाएगा, तो फिर क्या बनेगा? एफ, एफ कितना बनेगा? के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर और बीच की दूरी का स्क्वायर, तो फिर से यही फॉर्मेट बनेगा, मतलब के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो बनेगा, और ये बनेगा, तो इसको हम फिर से क्यों ना एफ बोल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया है। और ध्यान सुनो, जो ये ट्रायंगल बना है पूरा का पूरा, इसमें दो साइड सेम है,
तो ट्रायंगल का एक थ्योरम आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड सेम हो तो उसके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देख लो ना, जैसा त्रिभुज है वैसा वैसा ट्रायंगल ये भी है, यक्स यल हाइपोटेनस सेम भी है, तो एंगल भी सेम होगा, मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। हाँ बढ़िया है। तो अगर ये सेम एंगल है तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से सोचो, क्योंकि कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इधर आएगा एफ कॉस थीटा, इधर की ओर आएगा एफ कॉस थीटा, वैसे इसका इधर की ओर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। तो जब दोनों का एफ बराबर ही है और इधर आना एफ कॉस थीटा, इधर आना एफ कॉस थीटा, तो जितना बल इधर उतना बल इधर, टोटल जीरो। मतलब इधर वाला और इधर वाला बल तो कैंसिल आउट होने वाले एक दूसरे से, इसको तो हमें ध्यान ही नहीं देना, भूल जाओ। तो मतलब कॉस थीटा वाला कट गया। तो अगर इधर आता है एफ कॉस थीटा तो ऊपर की ओर क्या आता है, एफ साइन थीटा। तो इसके कारण आएगा एफ साइन थीटा और इसके कारण भी आएगा एफ साइन थीटा। मतलब ऊपर की ओर क्या लगने वाला है, ऊपर की ओर लगने वाला है 2f साइन थीटा। आया कि नहीं आया? मतलब जो हमारा एफ नेट ऊपर की ओर आया, ये दोनों कट गए, अब केवल यही इतना फोर्स बचता है और ये फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो जो हमारा एफ नेट बन रहा है वो किधर बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है। एफ नेट जो हमारा बन रहा है ऊपर की ओर बन रहा है और कितना बन रहा है, 2f साइन थीटा। क्या हमें सारी वैल्यूज मालूम है? हाँ मालूम है। क्या क्या, 2 भी मालूम तो होता ही है। f कितना है, f है हमारा KQ स्क्वायर अपान L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो है, बढ़िया है। और इंटू साथ में देखो, इंटू क्या लिखा है, साइन x। तो अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा x है और कर्ण कितना है, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब अगर अंडर रूट a लिखा है तो इसका मतलब होता है a की पावर में 1/2। तो ये लिखा है अंडर रूट समथिंग, तो इसका मतलब क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 1/2। अब ध्यान से देखो, जो संख्या ये लिखी है वही संख्या ये भी लिखी। तो आपने बचपन में सीखा हो, अगर a लिखा हो a स्क्वायर इंटू, या ऐसे लिखा हो a की पावर, ऐसे लिखूँ मैं, x की पावर a मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b। तो अगर संख्याएं सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b। संख्याएं सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो वही कॉन्सेप्ट लग गया। तो यहाँ पे भी जो दिख रहा है वहाँ पे भी वही दिख रहा है, लेकिन इसकी पावर में 1 है और इसकी पावर में 1/2 है, तो दोनों पावर जुड़ जाएगी। 1 और आधा, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 मतलब 3/2 बन जाएगा। मतलब हो जाएगा 2KQ स्क्वायर x अपान, नीचे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर में 1 और आधा, 1.5 मतलब 3/2 मतलब 3/2। ठीक है, जोड़ना आता है आपको। ये बन गया इसका फाइनल आंसर। मतलब एफ नेट हमारा कितना निकल गया, 30। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था, निकल आया। डायरेक्शन किधर, ऊपर, मतलब जे कैप की तरफ। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इधर वेक्टर लगा दो, इधर पीछे जे कैप लगा दो, आंसर आ जाएगा वेक्टर फॉर्मेट में। जिस फॉर्मेट में पूछे, कितना आसानी से सवाल आ गया। क्या ऐसे ही एक सवाल हमें और करना चाहिए जिसमें एक माइनस कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए, वो भी अटेम्प्ट करना चाहिए। कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। आप चाहें तब तक करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो ये सब बहुत ही आसान सवाल है। क्या है, आपको क्या डायरेक्शन देखना आना चाहिए, बस इतना ही काफी अपने लिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है अपना, ये अगर Q चार्ज है और ये क्या है, माइनस Q चार्ज है, ठीक है ना। हाँ, और मैं बोल दूं वही सेम टू सेम पैटर्न, यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया, वो भी हमारा Q का ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पिछले वाले में दोनों यहाँ प्लस रखा था, इस बार एक बार माइनस रख दिया एक, है ना। ये दूरी हमारी L है, ये दूरी हमारी L। जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा माइनस Q चार्ज हो, -2Q, -3Q, -4Q भी रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो जहाँ पे -4Q रहेगा तो जहाँ हम Q रखना है वहाँ पे -4Q रख देंगे, बात खत्म, इतना ही। अच्छा, माइनस से तो हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्शन में होगा, तो 4Q रख देंगे, काम खत्म। सोच के बताओ, ये इस पे बल किधर लगाया, दूर की ओर, ये इस पे बल लगाएगा दूर की ओर, है ना, इधर की ओर। चाहो तो आप इसको स्क्रीन पोस्ट करके एक बार इस पे नेट फोर्स निकाल सकते हो, इसी पे नेट फोर्स निकालना है, कर लो आप चाहे। एक बार क्वेश्चन बनाओ, लिखो यहाँ पे उपस्थित Q पे नेट फोर्स ज्ञात करना है, लिख लिया, अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कर लो। अब सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, डायग्राम अलग बनाया करो, क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाया करो, सोल्यूशन का डायग्राम अलग बनाया करो। क्वेश्चन का कर लिया अपने, अब सोल्यूशन का करने जा रहे हैं। मैं तो उसी में करूँगा ना, मेरे पास तो 4 बार बनाऊंगा तो उतना ही जगह है, कर से करेंगे फिर बार बार, है ना। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों प्लस है तो इस पर धक्का मारेगा इधर की ओर। मैं बोल देता हूँ F से धक्का मारा, कितना लगेगा F हमारा, KQ इंटू Q, तो हो जाएगा KQ स्क्वायर। आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। जल्दी जल्दी से बताओ, ये L ये ऊंचाई x जहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, अभी भी सीखा था हमने, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर लगा नहीं तो 1 समझ लो, इसको स्क्वायर है ये, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें, इसके कारण इस पे फोर्स दूर की ओर कितना, KQ इंटू Q स्क्वायर अपान नीचे दूरी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा, बढ़िया है।
और ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगा के अपनी पास बुलाना चाहेगा, तो ये इधर लगाएगा फोर्स, लगाएगा कितना लगाएगा, बोल देते हैं एफ लगाएगा, एफ कितना लगाएगा, के क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान 20 की दूरी ये दिस, तो दिस का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, बढ़िया है, ओके। तो यहाँ तक हमको बात समझ में आई। अब अगर हम ध्यान से समझें तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूँ तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जो भुजा के सामने वाले कोण होते हैं बराबर, ये भुजा बराबर, इसके सामने एंगल इसके सामने एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, सेम एंगल, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, और ये है सेम एंगल, बन गया। अब सोच के बताओ, ये देख रहे हैं फोर्स और ये देख रहे हैं फोर्स, क्या दोनों बराबर है आपस में, हाँ है। तो इसका जो कंपोनेंट है इधर आएगा, ये देखो क्या है, इधर आएगा एफ कॉस थीटा, इधर जो आएगा नेट कितना आएगा, इधर आने वाला हमारा नेट आने वाला है, क्यों नेट आने वाला है, सुनना ध्यान से, इधर आएगा एफ कॉस थीटा इसका, और इसका भी आएगा एफ कॉस थीटा, तो 2 बार इधर आने वाला एफ कॉस थीटा, मतलब कितना बनने वाला है इधर, ये 2f कॉस थीटा। कैसे, इसका भी एफ कॉस थीटा इधर आएगा, इसका भी एफ कॉस थीटा इधर आएगा, तो इधर बन गया 2f कॉस थीटा। लेकिन साइन थीटा वाला सोचो, इसका एफ साइन थीटा नीचे आएगा और इसका एफ साइन थीटा ऊपर आएगा, तो जितना नीचे साइन थीटा उतना ही ऊपर एफ साइन थीटा, तो जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, तो टोटल 0। समझ में आया ना, किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों तरफ बराबर लग रहा है उस पर, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब वो वहीं का वहीं रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। क्लियर, तो इधर आ गया। अब ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर और नीचे वाले तो कैंसिल आउट हो गए, तो इनको भूल ही जाओ, ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। इधर वाला बचेगा, कितना बचेगा, एफ कॉस थीटा मतलब 2f कॉस थीटा, तो हमारा एफ नेट निकल आया। हमारा एफ नेट क्या निकल के आया, हमारा एफ नेट निकल के आया 2f cos थीटा। क्या हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है, हाँ पता है, 2 इंटू एफ कितना, एफ हमारा कितना है, ये रहा के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, इनटू cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये रहा थीटा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना यल है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना यल है, कर्ण कितना है अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब अभी मैंने बताया था, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर में 1/2। अब ध्यान समझिएगा, ये जो भी दे रखा है इसकी पावर में 1 है, और ये भी जो भी दे रखा है इसकी पावर में 1/2 है, और ये दोनों एक जैसे हैं। जब एक जैसे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो अगर पावर ऐड हो जाएगी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2k क्यू स्क्वायर एल 2k क्यू स्क्वायर इंटू एल अपान नीचे क्या आ जाएगा, दिस की पावर में सेम, मतलब पावर में 1/2 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया नेट फोर्स। आई होप क्लियर होगा। तो हमारा एफ नेट निकला है दोस्त, है ना, बढ़िया, एफ नेट आ गया, कितना आसानी से आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लगा पाओगे। एक और वेक्टर का सवाल लगाते हैं, जो अभी वेक्टर फॉर्मेट पढ़ा था ना, उसका एक और क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं अब तक याद है कि भूल ही गए पूरा, है ना। स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर ले, तो ऐसे सवाल आ जाएंगे, तो आप लगा पाएंगे आई होप। और ये जो मैंने 4 सवाल अभी करवाए ना लगातार, ये चारों सवाल आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेडी रहिएगा, ठीक है। देखो नहीं तो तार कट जाएगा तो आवाज भी नहीं जाएगी। आगे देखते हैं दोस्त, है ना। क्वेश्चन क्या अगला, कितना क्वेश्चन कराओगे यार, जान लोगे क्या, करते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल है, इसको अटेम्प्ट करिएगा। अच्छा क्या है, वेक्टर का एक जबरदस्त यूज है। बनाते हैं। सुंदर लग रहा था आई होप, है ना, बढ़िया। ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है जिसका क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड है a√2, जिसकी साइड कितनी है, a√2, बढ़िया। और ये इसकी जो हाइट है वो भी हमको देख रखी a है, यहां से यहां तक की ऊंचाई a है। सभी कॉर्नर पे क्यू आबेस है, यहाँ पे भी क्यू आबेस, 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 इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे, सब फिक्स है, हिल नहीं सकते। और यहाँ पे भी क्यू आबेस ही है। तो सवाल ये है कि जो यहाँ पे आबेस है इस पे आपको नेट फोर्स बताना है, एफ नेट कितना आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है। चाहो आप वेक्टर फॉर्म में निकालो, चाहे जैसे। अब ऐसा सवाल करने में, इसी में तो दिमाग खराब होता है हमारा, है ना। एक सवाल हमने किया था, याद है ना, जिसमें बताया था मैंने, ऐसे कंपोनेंट लेना पड़ता है, फुल पत्ती निकल रही होती है ऊपर। तो इसमें भी देखो 4 कोनों से फुल पत्ती निकलने वाली है, मतलब प्राण घातक हो जाएगा। तो उस सवाल को और आसान करने के लिए अब एक फॉर्मेट आ गया हमारे पास। वो क्या आ गया, वेक्टर फॉर्मेट में लगा लो, सवाल और आसान हो जाएगा। लेकिन वेक्टर फॉर्मेट में लगाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि इस तरीके से हो जाए
कि सारे जो जहां जहां आवेश हैं उसके हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए, x, y, z के फॉर्मेट में आ जाए। तो हम सोचो यहाँ पे किसको मूल बिंदु माने। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको आएगा कि किसको मूल बिंदु 0,0,0 किसे माना जाए, ओरिजिन किसे माना जाए, ये प्रैक्टिस साथ आएगा। और ये प्रैक्टिस आपको कब होता है, जब 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हमको पॉइंट मानने होते हैं, तो वहाँ से ये ज़्यादा अच्छे से फील आता है। तो जो सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा उसके लिए तो अब तक दिख गया होगा किसको मानना है, 0,0,0। जिसने नहीं भी पढ़ा होगा तो टेंशन मत लो दोस्त, आपको भी आएगा धीरे धीरे। जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, तो आपको भी आसानी से आएगा। तो आपको मेरे पे छोड़ दो, अभी जो सिखा रहा हूँ उसको सीखते जाओ और उसको दिमाग में धीरे धीरे फॉलो करते जाओ, बाकी फ्यूचर में सब अपने आप आ जाता है। बता रहा हूँ, जैसे 2 बार आप ये चैप्टर रिविजन करोगे ना, वैसे बहुत सारी बातें आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करने लगेंगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी, जो नहीं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में कुछ नया भी क्रिएट होगा, और वही जरूरी है। जब आप अपने दिमाग से कुछ क्रिएट करने लगते हो ना, तब समझ लो कि आप क्या कंपटीशन की ओर बढ़ रहे हो। तो अपन क्या करें, यहाँ पे मैंने दिमाग लगाया कि हमको पता है नीचे स्क्वायर है, मतलब वर्ग है। अच्छा वर्ग है तो एक काम करें, इसको मिलाते हैं अपन, क्या हो गया, डायगोनल, मतलब विकर्ण को मैंने मिला दिया, तो ये हो गया डायगोनल को मिलाया। ऐसे इधर में भी डायगोनल को मिला सकते हैं, हाँ मिला सकते हैं, इधर में भी डायगोनल को हमने मिला दिया। और ऐसे नीचे की ओर इसको बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसे मैं x एक्सिस मान लूँ, इसे y एक्सिस मान लूँ, आई होप दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। इसे y एक्सिस मान लूँ तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये z एक्सिस हो जाएगा, x y z आ गया, बढ़िया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया 0,0,0 हो गया, बढ़िया है ना। हाँ अब जरा सोच के बताओ, अगर ये साइड a√2 है और ये भी क्या है, साइड a√2 है। अब डायरेक्ट मैं बोलूँगा, हमको पता है कि जो नीचे स्क्वायर बन रहा है उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, हाँ होते हैं। तो अगर 90 डिग्री होते हैं तो इसका जो डायगोनल बन रहा है, विकर्ण बन रहा है, विकर्ण कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा, हाँ बनाएगा। तो अगर ये a√2 है तो a√2 का अगर मैं इधर कंपोनेंट लूँ, इधर कंपोनेंट लूँ, तो a√2 cos 45 ये दूरी होगी, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी a√2 cos 45, और ये क्या होगी a√2 sin 45, कंपोनेंट घटक ले रहे हैं हमें, a√2 cos 45 अंदर वाली हो जाएगी और a√2 sin 45 ये वाली हो जाएगी। और हमको पता है cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो जैसे यहाँ पे 1/√2 आएगा, √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ a। मतलब एक्चुअल में ये साइड हमारी क्या है, a है, ये साइड हमारी क्या है, a है, ये साइड हमारी क्या है, a है, ये साइड हमारी क्या है, a है। हालांकि डायग्राम से देखने में लग रहा हो या नहीं लग रहा हो बराबर, लेकिन ये सारी क्या है, बराबर है, ये भी a है, ये भी, क्योंकि कुछ 3D में बनाया हुआ है ना। तो 3D में बनाने के लिए अगर एक टाइप की साइज बनाएंगे तो आपको 3D में फील नहीं आएगा, तो इसलिए 3D में ऐसे बनाना पड़ता है। पर ठीक है, जो साइज ये है वही साइज ये भी है, वही साइज ये भी है, सारी साइज ये है, मतलब सारी साइड क्या है हमारी, ये भी हमारा a है। क्लियर है, ओके। अगर ये हमारा a है तो इस हिसाब से सोच बताओ, x एक्सिस पे हम कहाँ जा रहे हैं, a दूरी जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a,0 या a,0,0, क्योंकि i कैप j कैप सबके ओर मिलना है। तो इधर आगे की ओर बढ़े a है तो a,0,0, तो पीछे की ओर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -a,0,0। वैसे देखो YH में ऊपर की ओर गए, कितनी ऊंचाई, a दूरी, तो हो जाएगा a y दूरी, y में ना, तो x में 0 गए, y में a गए और z में भी कुछ नहीं गए, तो हो जाएगा 0,a,0। समझते जाओ ये चीज। फिर z में इधर जा रहे हो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, कितनी दूरी, a जा रहे हो, तो x में कुछ नहीं गए, y में कुछ नहीं गए, z में गए a, तो ये हो जाएगा। अब पीछे जाओगे तो ये कितना बनेगा, सोच बताओ ये कितना बनेगा, ये पीछे जा रहे हो -a, किसमें, z में पीछे जाओगे तो -a, तो x में कुछ नहीं गए, y में कुछ नहीं गए, z में गए -a, तो यहाँ पहुंच गए। तो मूल बिंदु से हम सारे पॉइंट्स को निकाल लिए, और मूल बिंदु के से सारे पॉइंट्स निकालने के बाद अब क्या करना है, इस पर फोर्स लगाना है। तो एक काम करो, नंबर दे दो, जैसे पिछले दिया था 1 2 3 4 और 5। तो आपको क्या करना है, 5 वाले पे सबके कारण फोर्स निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है F1 के कारण 5 पे वेक्टर फॉर्मेट में, फिर F2 के कारण 5 पे वेक्टर फॉर्मेट में, फिर F3 के कारण 5 पे वेक्टर फॉर्मेट में, फिर F4 के कारण 5 पे वेक्टर फॉर्मेट में, बस। क्योंकि 5 के कारण 5 पे नहीं निकालना होता है, ठीक है ना, नहीं तो पता लगे 5 के कारण तुम 5 पे निकालने लग जाओ। अब इसी कारण इसी पे थोड़ी ना निकालना है, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, 4 रो लगाएंगे, बात खत्म। निकालते हैं आगे। चलो पहले बात करते हैं कि जब ये लगाएगा, तो जब ये लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये a और ये भी a भी मतलब b माइनस a, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे k q इंटू क्यू हो जाएगा q स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखना है b माइनस a, b माइनस a से b जा रहे हैं ना, इधर से इधर की ओर, तो b माइनस a, तो 0 माइनस a हो जाएगा माइनस a आई कैप, फिर b माइनस a मतलब a माइनस 0, तो हो जाएगा a माइनस 0 मतलब a j कैप हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0
के कैप, तो जीरो के कैप लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जरा बताओ जब ए और ए 2 बार आते हैं तो इसका क्या बनता है, इसका मैग्नीट्यूड बनता है A√2, याद आया मैग्नीट्यूड, पिछले वाले में भी निकाला था मैंने उस क्वेश्चन में। अगर ए आई कैप ए जे कैप मतलब 2 जगह सिर्फ ए दिखे तो उसका मैग्नीट्यूड आता है A√2, तो नीचे क्या आ जाएगा ए, निकाल भी लोगे यार, मैग्नीट्यूड निकालना तो सिखाया मैंने, का क्यूब, बढ़िया। अगला सुनो, अब इसके कारण निकाला तो सोचो ना यार, के Q1 Q2 केवल क्या है, पॉइंट बदल रहा है, तो अगले वाले कारण यही तरीका लगा के निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, के क्यू दो वाले कारण, 2 कारण इस पे, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए बी, तो बी माइनस ए लगाना पड़ेगा इस बार, तो हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर वेक्टर फॉर्मेट में बी माइनस ए, तो 0 माइनस 0 0 आई कैब, ए माइनस 0 मतलब ए जे कैब हो जाएगा ए जे कैब, फिर 0 माइनस ए मतलब माइनस ए के कैब, और फिर ए आ रहा है मतलब उसका फिर से A√2 बनेगा, मतलब A√2 का क्यूब। क्लियर आ रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो a के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर का अंडर रूट, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट, तो a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो A√2 बच जाएगा, तो वही मैंने लिखा मैग्नीट्यूड का क्यूब। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 3 वाले कारण, 3 वाला ये है तो इधर से इधर लगाएगा, तो k क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, फिर a से b तो b माइनस ए, तो 0 में से a जाएगा तो अच्छा 0 में से माइनस ए लगा, देख लो यहाँ पे माइनस लगा ना, तो 0 में से माइनस ए जाएगा, मतलब 0 माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ए आई कैब। आगे सुनो, फिर a माइनस 0 तो बचेगा सिर्फ a, तो आ जाएगा a जे कैब, फिर 0 माइनस 0 0 माइनस 0 कुछ नहीं, खत्म, तो ये फिर से 2 लोग आ रहे हैं, तो a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा A√2 का होल क्यूब, क्योंकि मैग्नीट्यूड का क्यूब करना होता है। आगे बढ़ते हैं, समझते जाओ। अगला देते हैं, चौथे वाले कारण इस पे लगाना है, तो क्या लगाओगे आप, के क्यू इंटू क्यू बन जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर देखो ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, a से b की ओर लगेगा तो b माइनस ए बी वेक्टर बराबर b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो b वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, कहाँ गया, ये रहा, ये हमने लिखा, हाँ यहाँ लिखा है 0 माइनस 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर a माइनस 0 बन जाएगा a आई कैब, नहीं आई नहीं, आई तो हो गया जे कैब, क्योंकि देखो जे वाला है ना, सेकंड नंबर वाला है, a माइनस 0 जे कैब हो जाएगा, तो 0 माइनस माइनस ए, 0 में से घटाना क्या रहेगा, ये घटाना रहेगा, तो 0 माइनस माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, प्लस a के कैब, अपन नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 2a स्क्वायर मतलब A√2 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिख दिया A√2 का होल क्यूब, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो क्या हमारे सारे वेक्टर फॉर्मेट में आ गए, तो अगर हम इन सबको वेक्टर फॉर्मेट में आ गए तो सीधे जोड़ सकते हैं, सिखाया था मैंने, तो सीधे जोड़ सकते हैं, मतलब एफ नेट जो हमारा आने वाला है वेक्टर फॉर्मेट में वो क्या आ जाएगा, सबको जोड़ लो। सबको अगर मैं जोड़ूं तो मुझे सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले के क्यू स्क्वायर अपान A√2 का होल क्यूब सब में कॉमन दिख रहा है, तो एक काम करो पहले सब में कॉमन ही कर लो। क्या कॉमन कर लो, के क्यू स्क्वायर अपान A√2 का होल क्यूब सब में कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या, सुनो ध्यान से, माइनस ए आई कैब, वो किससे कट जाएगा, वो कट जाएगा, वो इससे कट जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, और सुनो ये के कैब वाले से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए जे कैब ए जे कैब ए जे कैब ए जे कैब, कितनी बार 1 2 3 4 बार ए जे कैब बचेगा, 4 बार ए जे कैब बचेगा, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में ना पूछ के सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो दिशा को छोड़ दो तो मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, तो बल तो इतना लग रहा है, अगर उसमें दिशा लगा दे तो ये भी लगेगा, और किधर लगेगा, रिजल्टेंट ऊपर क्यों लगेगा, तो याद करो जो मैंने ट्रायंगल वाला करके बनाया था उसमें भी रिजल्टेंट ऊपर आया था ना, तो इसमें भी किधर आएगा, रिजल्टेंट ऊपर ही तो आएगा, तो देखो जे कैब मतलब डायरेक्टली ऊपर की ओर, मतलब ऊपर ये वाई एक्सिस की ओर, तो आ गया, आसान था ना, कोई कठिन नहीं है भाई साहब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलो स्क्रीन को पोस्ट करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। फिर मिटा रहा हूं, कॉपी कर लिया ना, तेजी से कॉपी भी करते रहें, दोनों काम साथ साथ चलेगा तभी मजा आएगा, समझते भी जाएं लिखते भी जाएं, और या फिर एक बार पूरा देख लो फिर बैठ के लिखना आराम से, क्या करना है ना, कौन सा कहीं घूमने जाना है आगे देखो, कौन सा किसी को टाइम दिया है जो फिर टाइम पे पहुंचना है, पढ़ते हैं आराम से धीरे धीरे करके, देखो कुछ नई चीजें सीखते हैं, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट करके नया क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले डेंसिटी की, किसकी डेंसिटी की, वो भी कौन सी, चार्ज डेंसिटी।
जिसे बोलते हैं आवेश घनत्व। अब आवेश घनत्व हम पढ़ने वाले हैं, और जो आवेश घनत्व होता है ना बेसिकली 3 वैरायटी का होता है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वैसे आपने सुना होगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है? डेंसिटी होता है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। वो हम कहाँ पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। किंतु परंतु अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जैसे वहां पे क्या होता था मास अपान वॉल्यूम, वैसे यहाँ पे होगा चार्ज अपान वॉल्यूम। पर केवल वॉल्यूम नहीं, चार्ज अपान वॉल्यूम नहीं, चार्ज अपान एरिया, चार्ज अपान लेंथ। वैसे क्या अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे तो ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आपने क्या पढ़ा है? मास अपान लेंथ, मास अपान एरिया, मास अपान वॉल्यूम। तो वो सारे के सारे क्या है? मास डेंसिटी है। और वैसे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है। बस जहाँ पे वहां मास था वहां पे यहाँ पे चार्ज हो गया है। तो सबसे पहली वैरायटी हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हिंदी में लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब ध्यान समझिएगा इसको। जैसे अगर मान लो कोई एक आपको रॉड दे दी जाए, क्या दे दी जाए? रॉड। मतलब आपको सवाल लगाते समय इसका यूज कैसे करना है वो चीज समझाने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और मैंने बोल दिया इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? एल दे रखी है। कितनी दे रखी? एल। इस पे चार्ज मैंने डाल दिया क्यू का। कितना चार्ज डाल दिया? क्यू का चार्ज डाल दिया। और वो सिमेट्रिकल क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। सिमेट्रिकल मतलब सम्मित रूप से, कहीं कम ज्यादा नहीं, एक जैसा पूरे पे अच्छे से फैला दिया है। तो जब ये पूरे पे अच्छे से फैल गया तो अगर आप सोच के बताओ तो अगर इसमें जो लैम्डा डिफाइन होगा ना, वो लैम्डा क्या होगा जानते हो? जैसे वहां पे पढ़ा था आपने, क्या होता है? चार्ज मास अपान वॉल्यूम पढ़ा था। वैसे यहाँ पे चार्ज अपान वॉल्यूम होगा, लेकिन अगर लेंथ दे रखी है तो क्या हो जाएगा? चार्ज अपान लेंथ। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं किया। क्या नोटिस नहीं किया? कि जो ये चार्ज है ये पूरे लेंथ पे फैला हुआ है। तो एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज अपान टोटल लेंथ, मतलब एल वही रखना है हमें जितने पे चार्ज है ना। अगर पूरी लंबाई ले रहे हैं तो पूरा चार्ज लेंगे। अगर इसमें से मैं क्या करूं? छोटी सी लंबाई लूं, ऐसे मान लो एक टुकड़ा लूं छोटा सा, जिसे मैं बोल दे रहा हूं DL। क्या बोल दे रहा हूं? DL। तो इसमें मैं बोल दे रहा हूं कि चार्ज क्या है? DQ है। अगर मैं बोल दूं चार्ज DQ है तो इस छोटी सी लंबाई के लिए छोटा सा चार्ज ये है ना। तो चाहे आप बोलो पूरी लंबाई बटे पूरा चार्ज, वो भी लैम्डा है, और चाहे आप बोलो छोटी सी लंबाई बटे छोटा सा चार्ज, मतलब DQ बाई DL, ये भी वही लैम्डा है, अलग अलग नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चार्ज ऊपर रखो वो वही चार्ज होना चाहिए जिस लंबाई के लिए आप डिफाइन करने जा रहे हो। इतनी लंबाई पे इतना चार्ज तो वही लिखना है, तो पूरी लंबाई पे पूरा चार्ज तो वही लिखना है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे DQ अपान DL जो लिखा है ना, इस DL लंबाई पे ही फैला हुआ चार्ज है, और यहाँ पे जो Q अपान L लिखा है ना, इस L लंबाई पे फैला हुआ चार्ज है। तो इस बात को नोटिस रखिएगा कि टोटल चार्ज अपान टोटल लेंथ या स्मॉल चार्ज अपान स्मॉल लेंथ। क्लियर? ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम बोलते हैं लैम्डा से डिफाइन करने वाली बात। ठीक है, इसे आप लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। हिंदी में लिख लीजिएगा रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम कैसे लिखते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे सुनिएगा, दूसरा बात करते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। अब एरिया चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा से, जिसे आप हिंदी में लिखोगे एरिया का आवेश घनत्व ना, क्षेत्रीय आवेश घनत्व आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो उसको हम कैसे समझें? उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो। मैंने क्या ले लिया? एक स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया? एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर पे मैंने क्या किया? चार्ज फेंक दिया। फेंक नहीं दिया, मतलब आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये चार्ज पूरे पे अच्छे से फैला दिया, और मैंने बोल दिया ये जो पूरा एरिया वो पूरा एरिया कितना है? A है। तो एक्चुअल में जो इस पे आवेश घनत्व आएगा वो सिग्मा आएगा, और उस सिग्मा को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो जैसे टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, वैसे अगर मैं इसमें एक छोटा सा एरिया ले लूं, ये एरिया है ना, ये एरिया मैं बोल रहा हूं कितना है अपना? DA, एक छोटी सी एरिया है, और इस पे जो चार्ज फैला है वो चार्ज कितना है? DQ बोल दूं अगर। तो जैसे छोटा सा चार्ज, जैसे ये पूरा चार्ज अपन पूरी एरिया, वैसे इस पट्टी पे फैला हुआ चार्ज अपान इस पट्टी की एरिया भी हम लिख सकते हैं, और वो यही रहेगा, अलग नहीं होगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? DQ अपान DA। देखो ज्यादा बहस इस पे मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमें बस इतने का ही यूज पढ़ना है, कोई और ज्यादा डिटेल में यूज इसका पढ़ने वाला नहीं है। वो एक्चुअल में यही डिटेल है इसका। ठीक है ना। तो और इससे ज्यादा इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, तो बस इसी के यूज से हमारा बड़े से बड़ा सवाल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम कहीं पे आने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो एरिया ले रहे हैं उसके ऊपर जो चार्ज रखेंगे उसी एरिया पे फैला हुआ चार्ज होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका डेंसिटी डिफाइन हो जाएगा। वैसे भी क्या है कि रेशियो ना, देखो Q अपान L एक अनुपात है ना, तो DQ अपान DL भी तो एक अनुपात है।
तो उसी लेंथ के लिए ये डिफाइन है जो रेशियो है। क्योंकि हम जानते हैं आवेश सममित रूप से फैला हुआ है, तो चाहे पूरे पे रेशियो निकालें चाहे छोटे से टुकड़े पे रेशियो निकालें, वो रेशियो बदलेगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज फैला हुआ है। क्लियर है? तो इसलिए ये छोटे चार्ज के लिए भी सही है और पूरे चार्ज के लिए भी सही है। ठीक है, आगे सुनो। ये हो गया क्या अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, और तीसरा पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? आयतन का आवेश घनत्व। हिंदी में क्या लिखेंगे? आयतन का आवेश घनत्व। इसे लिखते हैं रो से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अब रो का सिस्टम भी यही है। इसको समझने के लिए हम क्या बना ले? छोटा सा एक क्यूब बना ले, आराम से समझ में आ जाएगा। एक क्यूब बना लेते हैं बना लिया। अब ध्यान समझो, हम इस पे चार्ज फेंक देते हैं, फेंक नहीं डाल, सिमेट्रिकल रूप से फैला देंगे अंदर तक, मतलब हर जगह एक जैसा बढ़िया से फैला देंगे। ठीक है, इसके अंदर में भी चार्ज फैला हुआ है ठीक से, सिमेट्रिकल बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से पूरे में चार्ज फैला हुआ है। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला ये चार्ज इस पे पूरा डाला, तो पूरे का वॉल्यूम कितना है हमारा? V है। पूरे का वॉल्यूम कितना है? V है। तो अगर मैं इसके एक पार्ट की बात करूं छोटे से, अगर मैं इसके एक छोटे से पार्ट की बात करूं, दिख रहा है? इस छोटे से पार्ट का मैं बोल दूं वॉल्यूम क्या है? dV है, और इस पे चार्ज क्या है? dQ है। समझिएगा ध्यान से। तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना है? Q है। तो यहां पे जो आपका रो डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन होगा? रो इज इक्वल टू पूरा चार्ज तो बटे पूरा वॉल्यूम, या छोटा सा चार्ज बटे छोटा सा वॉल्यूम। मुझे लगता है इस पे ज्यादा मुझे बहस नहीं करनी चाहिए, आराम से आ गया होगा। तो रो क्या हो गया हमारा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम। याद रखिएगा नीचे वही वॉल्यूम रखना है, उसी वॉल्यूम को dV लिखना है यहाँ पे, जिस वॉल्यूम पे फैला हुआ चार्ज dQ है। क्लियर है ना? उतना ही वॉल्यूम लेना है जितने में ये dQ चार्ज फैला हुआ है, उतना ही वॉल्यूम लेना है जितने में ये Q चार्ज फैला हुआ है। तो ये क्या है? क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, तो अगर सिमेट्रिकल है तो ये चूंकि Q अपान V क्या है? रेशियो, एक अनुपात है। तो चाहे पूरे के लिए अनुपात डिफाइन किया जाए, चाहे उसके एक छोटे से टुकड़े के लिए अनुपात डिफाइन किया जाए, जब सब कुछ सिमेट्रिकल है तो वो रेशियो कभी बदलेगा नहीं, वो अनुपात कभी बदलेगा नहीं। क्लियर? तो ये अपना होता है। ये तीनों बातें अच्छे से लिख लीजिए, और अगर आपको लगे एक दो लाइन अपने मन से कुछ लिखना चाहिए तो वो आप अपने आप से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये इतनी बात थी जो कि हमें डेंसिटी में समझनी चाहिए थी कि चार्ज डेंसिटी ये होता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका कैसे होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ध्यान समझिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था। अब देखो, कह रहा हूं ना, मैंने जो पॉइंट आगे लिखवाया था लेक्चर नंबर 2 में कूलाम का नियम पढ़ाते समय, उन पॉइंट्स का हम यहाँ पे यूज लेंगे। क्या यूज लेंगे? समझो ध्यान से। जो हमने आगे पॉइंट लिखा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखवाया था कि कूलाम का नियम केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है कूलाम का नियम, है ना? कूलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, वैलिड होता है। तो अगर पॉइंट चार्ज के वैलिड होता है, तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपको, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि एक रॉड है, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है? L है। जिसकी लंबाई कितनी है? L है। ऊपर लिखो L, अच्छा लगेगा। L है, बढ़िया है, और आपको ये बहुत सारी बुक्स में भी आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी लंबाई L है, और अगर मैं यहां से दूरी चला जाऊं A, कितनी दूरी? A, तो यहां पे एक पॉइंट मिला हमको P। इस पॉइंट P पे मैंने आवेश रख दिया है Q का, और ये जो रॉड है ना, इस रॉड का चार्ज डेंसिटी हमको क्या दिया? लैम्डा कूलाम पर मीटर। हालांकि मैंने अभी यूनिट की बात नहीं की थी, जल्दी जल्दी से यूनिट की बात कर दे रहे इधर, क्योंकि हमने पढ़ा क्या? लैम्डा इक्वल टू Q अपान L। तो बताओ क्या हो जाएगा? Q का कूलाम, L का मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर। सिग्मा पढ़ा, सिग्मा क्या होता है? Q अपान A, A मतलब एरिया, तो Q फिर से क्या हो जाएगा? Q कूलाम हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब मीटर स्क्वायर। वैसे बोलूँ मैं रो क्या था हमारा? Q अपान V, Q अपान V था, तो Q क्या हो जाएगा? कूलाम अपान V मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो ये यूनिट हो गई, यूनिट भी आप चाहो साथ में लिख लो। तो यहाँ पे मैंने यूनिट साथ लिखा लैम्डा कूलाम पर मीटर, वहाँ पे सारे की यूनिट भी लिख देना। ठीक है दोस्त, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो ये दे दिया गया सिस्टम आपको। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट फोर्स एट कैपिटल Q चार्ज, फाइंड नेट फोर्स एट कैपिटल Q चार्ज ड्यू टू रॉड। इस रॉड के कारण इस आवेश पे नेट बल क्या होगा ज्ञात करें। क्लियर है? स्क्रीन को पोस्ट करें, क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर ले, अगर आ जाए तो बढ़िया, नहीं आएगा तो मैं तो सॉल्व करके बताने जा ही रहा हूं। ठीक है, अब मैं बताने चल रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चौक शायद खत्म हो गया, कोई बात नहीं, करते हैं अपन।
देखिएगा दोस्त, यार एक प्रॉब्लम है। हमने पढ़ा था कि कूलाम का नियम जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, बिंदु आवेश के लिए लगता है, बट यहाँ पे एक लंबा सा रॉड है, तो इसका मतलब इसके लिए तो कतई लगने वाला नहीं है। अच्छा नहीं लगेगा कोई बात नहीं, बट एक बात तो हम समझते हैं कि अगर मैं इसमें एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लूं, तो क्या वो बहुत छोटा सा टुकड़ा पॉइंट चार्ज हो जाएगा, बिंदु आवेश हो जाएगा? तो क्या उस छोटे से टुकड़े के लिए हम इस पे फोर्स निकाल सकते हैं? हाँ, तो यही अकल लगाएंगे हम। हमने क्या किया, हमें इस पे निकालना है ना, तो जिस पे निकालना है वहां से चले गए एक्स डिस्टेंस। कितने चला गए? एक्स डिस्टेंस पे गए और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया। कितना छोटा सा? छोटा। छोटा लिखने के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, याद आएगा आपको? dx। छोटे टुकड़े को हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मैंने छोटी सी पट्टी ली dx और इमेजिन किया कि मान लो इस पे आवेश कितना होगा, dq आवेश होगा। अब dq भी हमें नहीं पता है, पर हमें एक चीज पता है, लैम्डा। हमें क्या पता है? लैम्डा। लैम्डा कूलम पर मीटर में पता है। तो लैम्डा जो हमारा क्या है, देख लो, सुन लो, क्वेश्चन अलग बनाओ, क्वेश्चन के लिए डायग्राम अलग बनाओ, सॉल्यूशन के लिए डायग्राम अलग बनाओ। क्वेश्चन के लिए मैंने डायग्राम बना के छोड़ दिया था, आपको टाइम दिया था। अब सॉल्यूशन बना रहा हूं तो मैं तो उसी में बनाऊंगा, लेकिन आप अलग बनाएंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए। तो ये dx हो गया, ये चार्ज dq है। अगर मैं बात करूं लैम्डा की, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्या लिखेंगे? dq अपॉन dx। तो क्या से हमें dq निकल आएगा, dq बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा dx आ जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, हमें तो dq मिल गया। क्या मिल गया? लैम्डा dx मिल गया। मतलब हमें कहीं आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर पाएंगे, लैम्डा dx। तो अगर आप समझना चाहो तो इस छोटी सी लंबाई को जो हमने माना है उस पर छोटा सा चार्ज dq है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये जो बन गया ये हमारा कैसा वर्क करेगा, ये जो चार्ज बन गया कैसा वर्क करेगा? पॉइंट चार्ज जैसा, ठीक है ना? हाँ, अगर आप पॉइंट चार्ज, क्योंकि छोटा सा है, क्योंकि हम dx लिख रहे हैं, dx मतलब बहुत छोटा। डिफरेंशिएशन में आप सीखे होंगे कि dx को मतलब बहुत छोटा बोलते हैं। अगर ये बहुत छोटा है तो पॉइंट चार्ज जैसा है, पॉइंट चार्ज जैसा है, मतलब इसके कारण इस पे हम फोर्स लिख सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु जो इस पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो पूरा फोर्स तो लगाएगा नहीं, तो जो फोर्स लगाएगा वो छोटा सा फोर्स भी लगाएगा, इसलिए उसके सामने भी मैंने d लगा दिया। d क्या रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स बहुत छोटा सा है, पूरे फोर्स का एक टुकड़ा है, पूरा फोर्स तो ये है नहीं। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है ये होगा कितना, जरा सोच के बताओ। ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? ये चार्ज k q1 इंटू q2 अपान बीच की दूरी का स्क्वायर। तो लिखेंगे हम k q1 क्या है हमारा, dq है, इंटू q2 क्या है, वो हमारा q है, अपान बीच की दूरी यहां से तक कितनी है, वो दूरी हमारी x है। तो क्या हो जाएगा? k q1 q2 अपान x स्क्वायर। क्लियर? ये दूरी इसमें मत जोड़ने लग जाना, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है, तो इस बड़ी सी दूरी के सामने छोटी सी दूरी नेग्लिजिबल है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे उसमें, नहीं तो पता लगे x प्लस dx का होल स्क्वायर कर दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा dq है दोस्त, इस dq का मान हमें पता है, dq का मान क्या पता है? लैम्डा dx। वो लाके हम यहाँ पे इसी वक्त पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा k लैम्डा dx इंटू q अपान x स्क्वायर। ये हमारा दोस्त क्या आ गया? df आ गया। क्या आ गया? df आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अगर मैं एक अगला टुकड़ा बोलूं, यहाँ पे dx का एक और टुकड़ा लूं, तो क्या ये भी dx का टुकड़ा जो इधर ही फोर्स लगाएगा? हाँ, लगाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक टुकड़ा लूं तो भी ये टुकड़ा dx का ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा। क्या सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे? और सारे क्या छोटे छोटे फोर्स होंगे? ये भी df फोर्स, ये भी df फोर्स, ये भी df फोर्स। तो ऐसे df का बहुत सारा फोर्स इधर की ओर लगेगा। मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए, x की वैल्यू मैं a कर दूं तो यहाँ पे आ जाएंगे, x की वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दूं, x की वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दूं, x की वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दूं, तो ये छोटा 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 टुकड़ा हमको मिलता चला जाएगा, और सबके कारण df उधर की ओर लगता चला जाएगा। और वो सारा df अगर हम जोड़ते चले जाएं तो हमें f नेट पूरा मिल जाएगा। समझ में आया क्या? सारा df जोड़ने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे x क्या है? x वेरिएबल है, x घटेगा तो x की वैल्यू अगर हम घटा दूं, यहाँ से यहाँ तक लूं x तो ये टुकड़ा मिल जाएगा, x यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दूं तो ये टुकड़ा मिल जाएगा, x यहाँ से यहाँ तक पहुँचाऊं तो ये टुकड़ा मिल जाएगा, x और आगे पहुँचा दूं तो ये टुकड़ा मिल जाएगा। मतलब x क्या है? वेरिएबल है। x के मान के घटने बढ़ने के साथ हमें अलग अलग टुकड़ा मिलेगा। उन सभी टुकड़ों का कारण बल उधर की ओर आएगा, df, और उन सभी df को अगर मैं जोड़ता चला जाऊं तो हमारा f नेट निकल आएगा। और जोड़ने के लिए हमने साइन क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन लगा दो, जुड़ जाता है। इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? सबको जोड़ना है तो इंटीग्रेट करते चले जाओ। तो हम क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां तक? तो सुनो, लिमिट लगाने का फंडा हमेशा के लिए, हमेशा यही अप्लाई करना। जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको तो ये तो आराम से दिख रहा होता है नजर से। जो फिजिक्स, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, मतलब बोले तो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए याद रखो दोस्त, हमेशा यही फंडा फॉलो करना, हमेशा आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप जहां से याद करना है वहां से चलना शुरू करो। तो चलते 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 कहां पहुंचे? पहली बार यहां पहुंचे, तब पहली बार रॉड मिली, मतलब जिसके कारण याद करना वो पहली बार मिला। तो कितनी दूरी चले? a। तो a दूरी चले तो क्या हो जाएगा? आपका लोअर लिमिट हो जाएगा।
फिर वहीं से चलना स्टार्ट करो, फिर चलते 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 यहाँ तक आ जाओ। कितना चलोगे यहाँ से यहाँ तक? a प्लस यल। कितना चलोगे? a प्लस यल। तो a प्लस यल चलोगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे रहने दो, ये दूरी हो जाएगी a प्लस यल। अपर लिमिट क्या हो जाएगा? a प्लस यल। क्लियर है? तो लोअर लिमिट हो जाएगी a, अपर लिमिट हो जाएगी a प्लस यल। मतलब आप यहीं से चलना शुरू करो, जब रॉड पहली बार मिलेगा वो लोअर लिमिट हो जाएगा, और यहीं से फिर से चलना प्रारंभ करो, जो लास्ट बार मिलेगा रॉड तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइन हो जाएगा, यही नहीं हर जगह। क्लियर? तो अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x से होता है, जैसे df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। बढ़िया है। वैसे यहाँ पे देखो k लैम्डा q ये कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होता है ये लैम्डा हमका क्या एक रेशियो जो कि हमेशा फिक्स रहता, बदलेगा ही नहीं। तो k लैम्डा कांस्टेंट होगा, q इस पे चार्ज भी कांस्टेंट है, तो k लैम्डा q तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो अंतर में क्या बचा? ये है एक्स स्क्वायर, और अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो इसकी पावर में प्लस है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा इंटू dx। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a से लेके a प्लस यल तक। बढ़िया है। और अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा सोच के बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 dx। कौन सा फार्मूला लेगा यहाँ पे? यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारा एक्स की पावर n dx वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। समझते जाएं, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2, इसी में एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1। तो बेसिकली क्या बन जाएगा? -2 प्लस 1 मतलब -1, और अगर ऊपर पावर -1 है तो नीचे आके +1 हो जाएगी, और नीचे -2 प्लस 1 मतलब -1। ओहो, मतलब इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है? -1/x बनने वाला है। इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या बनने वाला? -1/x बनने वाला है। जिसको कम समझ में आए वो रिपीट करके दोबारा देख सकता है। मैंने सारी बातें इत्मीनान से बोली हैं, जिसका फोकस भटका होगा, ध्यान किसी और के पास गया होगा, उसी का कॉन्सेप्ट मिस हुआ होगा, है ना? तो ध्यान अगर भटक गया तो फिर से पीछे जाके वीडियो रिवाइंड कर लें और देख लें। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा क्या? k लैम्डा q, इसका इंटीग्रेशन हमको पता चल गया 1/x होता है माइनस में, तो एक काम करो पहले माइनस आगे रख दो, और बचा 1/x, और लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक? a से लेके a प्लस एल तक। अब अपर लिमिट एक बार रखेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन का फंडा अप्लाई कर रहे हैं अपन। तो ये माइनस इंटीग्रेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, बता रहा हूँ। जिसने लेक्चर नहीं देखा इंटीग्रेशन का पूरा लेक्चर मैथमेटिक्स का पढ़ा हुआ है, पिथवत एकदम IIT लेवल, तो आप जहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं। तो अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/a प्लस यल माइनस a डालेंगे तो 1/a बन जाएगा। क्लियर? बढ़िया। तो ये हो जाएगा, ये बन गया। अगर हम माइनस को अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा k लैम्डा q, माइनस को अंदर भेज दे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा। जो प्लस में हो जाएगा उसे आगे कर दो, आगे कर दो, मतलब 1/a, और ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो पीछे हो जाएगा -1/a प्लस यल। ये क्या हो जाएगा? हमारा f आ गया, और ये हमारा क्या आ गया? कुल फोर्स आ गया, सारा जोड़ ओड़ के। ठीक है? तो ये हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ? इंटीग्रेशन हमारा और ऐड हो गया। ठीक है? एक तो वेक्टर लग रहा है, मतलब सारे एक साइड में जुड़ रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कूलम्ब लॉ तो लग ही रहा है। तीसरा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन भी यूज हो गया। तो एक बढ़िया सवाल बन गया है ना? तो ये जब मिक्स करते हैं 2-3 चैप्टर एक में तो और अच्छा सवाल बनता है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम चैप्टर को खुद ही मिक्स करेंगे, बता रहा हूँ। ये लेक्चर, इसके बाद सारे एक लेक्चर और ऐसे आएगा, उसके बाद अगला लेक्चर मैं जो लूंगा ना वो 11th के टॉपिक और 12th के टॉपिक जबरदस्त तरीके से मिक्स करेंगे। एक लेक्चर हम इसी पे मेहनत करने वाले हैं, मिक्स करने पे मेहनत करने वाले हैं 11th से 12th को, है ना? वहां मजा आएगा। वो लेक्चर एक्चुअल में ऐसा होगा ना, आपको एकदम हिला के रख देगा, है ना? जिसके अंदर सहानुभूति है, धैर्य है, पैशन है, वही उसको फॉलो कर पाएगा अच्छे से। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़े हमें। स्क्रीन को पोस्ट करें, कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्स निकालना था, हमने निकाल लिया। देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो डेरिवेशन अगर लगे कि थोड़ा सा कम आया, फिर तुरंत समझ जाओ कि हमारा ध्यान भटका है। ध्यान भटका है इसका मतलब उसको तुरंत दोबारा से हमें पूरा सुन लेना चाहिए। और यार अब तो आपका हाथ में है, ऐसा तो है नहीं क्लास चल रहा था और मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया और आपने समझ नहीं पाया, आप गायब हो गया। एक ही बार बोला मैंने, खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हो। हालांकि जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे समझा के पढ़ाता हूँ, एक एक बच्चे को समझ में आए, इस प्लानिंग के साथ पढ़ाता हूँ। हालांकि जो क्लास लेते हैं उनको पता भी होगा, खैर, है ना? खैर बाकी लोग तो सीखो ना यार आराम से। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगर मैं बोलूं ऐसा 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 ऐसा, चौक छोटा सा चाहिए मुझे, कहाँ है? ये गिरा हुआ है। देखो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, ओहो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा अब अच्छा लग रहा है, ऐसा दे दिया गया, ठीक है, हाँ बढ़िया है। और इस पे पूरे पे क्या है? प्लस चार्ज फैला हुआ है, पूरे पे प्लस चार्ज फैला है। मतलब एक्चुअल में क्या है? इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है? एक्चुअल में चार्ज डेंसिटी इस पे है लैम्डा कूलाम पर मीटर। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा होगा पर ठीक है यार, क्योंकि अब क्या है ना, बड़ा लेक्चर बन जाता है ताकि अगले लेक्चर के लिए आप ये ना सोचो कि यार कल लगातार नहीं आ रहा है। कोशिश करूंगा मैं लगातार ही आए, पर यार बीच में मिस हो जाए तो इसका अफसोस ना हो कि
लगे कि हाँ 2 घंटे का लेक्चर अपन ने पढ़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका मैं बोल दे रहा हूँ क्या, रेडियस हमको दे रखा है, ये सेंटर है, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज रखा है, इसका हमको रेडियस दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मतलब दे रखा है। अब सवाल ये कि अगर इस सेंटर पे मैं क्यू चार्ज रख दूँ तो इस क्यू पे नेट फोर्स कितना आएगा, इस पे क्यू पे नेट फोर्स कितना आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। स्क्रीन को पोस्ट करें, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं सोल्यूशन तुरंत बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन को अलग बनाया करें, सोल्यूशन को अलग बनाया, मैंने तो कई बार बोल दिया है। तो क्वेश्चन का डायग्राम अलग बना लिया, अब जब सोल्यूशन बनाऊंगा तो उसका डायग्राम अलग बनाना, इन सब चीजों को ध्यान दिया करो दोस्तों, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, फिर बताता हूं। देखिएगा, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं, मिटाते हैं इस क्वेश्चन। अभी जो हमने रेखीय रॉड लिया था, तो कुछ बातें हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आपने 11th में जो है कौन सा सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ा होता ना, तो वहां पर आपको पता होता कि कौन से टाइप का रॉड है तो उसमें कैसा एलिमेंट लेंगे। अब एक रिंग बन रहा है, तो रिंग में छोटा सा टुकड़ा लेने का तरीका अलग है, रॉड हो तो उसमें टुकड़ा लेने का तरीका अलग है, गोला हो तो उसमें टुकड़ा लेने का तरीका अलग है, हर जगह तरीका अलग अलग है। लेकिन एक बार जब सीख लेंगे तो वही तरीका हमेशा फॉलो करेंगे। तो रॉड का तो आप समझ गए कि रॉड है तो एक्स पे जाकर डीएक्स लेते हैं। अगर रिंग हो तो कैसा लेना रहता है, इसमें भी एक ही तरीका है, वो एक बार हम बताने जा रहा हूँ, उसको समझ लो, फिर आगे कहीं रिंग आएगा तो ऐसे ही लेना रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जाएंगे थीटा पे, और थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, क्या लेंगे, डी थीटा का, क्लियर है। तो जब थीटा पे जाके डी थीटा ले लेंगे, हमको रेडियस इसका पता है, तो अगर आपको याद होगा तो ये जो ये होता है चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, मतलब एक्चुअल में अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो ये कैसे निकलता है, रेडियस और एंगल का अगर मल्टीप्लाई कर दें, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल, रेडियस कितना r है और उसमें एंगल का मल्टीप्लाई कर दें, डी थीटा का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेंथ हमको मिल जाती है, क्लियर है। तो हमने कर दिया आर डी थीटा, तो हमें ये यहाँ से तक की दूरी मिल गई। और इस दूरी पे अगर मैं बोल दूँ छोटा सा चार्ज जो हमारा वो क्या है, क्यू है, डी क्यू है, चार्ज, छोटा सा चार्ज, क्योंकि हमें क्या करना है, ये पूरा सा रॉड है, पूरे से रॉड के लिए तो हम कूलम का लॉ अप्लाई कर नहीं सकते हैं, कूलम्स लॉ। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉइंट चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। और अगर पॉइंट चार्ज हो जाएगा तो अब इसके आगे हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो बढ़िया हो गया, कितना मस्त हो गया। तो अब इसके लिए हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो टुकड़ा है इधर की ओर फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है ना, बढ़िया, कितनी सुंदर बात है। लेकिन एक बात पता है कि ये टुकड़ा जो है एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर छोटा सा टुकड़ा है तो छोटा सा बल भी लगाएगा, तो डीएफ लगाएगा, पूरा एफ तो लगाएगा नहीं। हाँ बढ़िया है, आ रहा है ना समझ में, आराम से आना चाहिए, देखते जाओ बस प्यार मोहब्बत के साथ। अब आगे की बात सुनो, तो जब ये छोटा सा टुकड़ा है उस पर छोटा सा चार्ज अगर हमें पता करना है तो हम कैसे बोल सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई छोटा सा चार्ज बटे छोटी सी लंबाई, लंबाई क्या हमारी लैम्डा डी थीटा है, ये लंबाई हमको पता है लैम्डा डी थीटा, सॉरी आर डी थीटा, तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा, ये डी क्यू है, देख लो क्यू अलग बनाता हूँ, थीटा अलग बनाता हूँ, अब ठीक है, अब लग रहा होगा ना, क्यू अलग बनाते हैं अपन, डी क्यू अपान लंबाई, मतलब लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपान लेंथ, तो चार्ज अपान लेंथ हमने इसलिए पहले निकाल ली थी आर डी थीटा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल क्या होता है, ये लेंथ निकल आती है, बढ़िया है। तो फार्मूला लगाया मैंने, ये जो दूरी निकालनी होती है कैसे निकलता है, अगर ये रेडियस में एंगल का मल्टीप्लाई कर देते ना तो ये निकल आता है, मतलब अगर इस रेडियस में इस पूरे 180 अंश का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, ये जो रेडियस आर है और इस पूरे 180 अंश का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा ना, मतलब ये पूरी दूरी पाई आर होनी चाहिए। तो समझो वृत्त की पेरीफेरी, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का अगर मैं आधा कर दूं तो क्या बनेगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर ही बनेगा ना, 2 पाई आर का आधा पाई आर, देखो बन भी रहा है पाई आर। अगर मैं रेडियस में पूरे पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई आर बन गया, बना कि नहीं बना, हाँ बन रहा है। इसका मतलब अगर ये लेंथ निकालनी है तो रेडियस में एंगल से मल्टीप्लाई कर दूं तो आर डी थीटा बन जाएगा, क्लियर है ये बात। तो ये हमें पता चलेगा लैम्डा डी क्यू अपान आर डी थीटा, और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, डी क्यू पता चल जाएगा, डी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, आर डी थीटा डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, डी इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया अपन ने, डी क्यू तो निकाला हमारा। अब आगे कहानी सुनो, बढ़िया, बहुत सुंदर बात समझ में आई, जरा सोचो, क्योंकि ये क्या कहीं बीच में आ रहा है, अगर एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे लूँ तो वो इधर कहीं आने लगेगा, ऐसा एलिमेंट यहाँ के लूँ तो वो इधर कहीं आने लगेगा, ओहो परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्या परेशानी है, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे तो सबका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, है ना। तो एक काम ना करें, हम एक का कंपोनेंट ले लेते हैं, तो सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण से ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा डी एफ, इधर आएगा डी एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा डी एफ साइन थीटा।
जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा। इसको मैं बोल दूं किधर है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर मतलब एफ छोटा सा बल जो है वो किधर है, वाई डायरेक्शन में, और ये किधर है, एक्स डायरेक्शन में। तो छोटा सा बल किधर है, एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बगल में एक्स लगा दो। तो क्या मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को मैंने तोड़ लिया, क्योंकि सिखाया था मैंने कि अगर जब बल अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, कंपोनेंट ले लेना चाहिए, बुद्धिमानी काम होता है। तो कर लिया अपन ने, बात खत्म। तो इस जो डीएफ आ रहा है ना, ऐसे डीएफ बहुत सारे आएंगे, ऐसे डीएफ बहुत सारे आएंगे, तो उन सभी का मान लो मैंने नीचे की ओर कंपोनेंट ले लिया, और कंपोनेंट ले लिया तो उन सबको जोड़ लेंगे एक्स की तरफ, वाई की तरफ, और एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे तो एक्स की तरफ जोड़ लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम बुद्धि लगाए काम करेंगे। देखो ये जब ये सब डेरिवेशन आप 2-2, 3-3 बार करोगे तब आपको बहुत बड़े समझ में आएगा। आपने आपको ये मत समझो कि हाँ हम बहुत बड़े तानाशाह हैं, मतलब अपने आप में बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं मानो। जब सीख रहे हो उस समय अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट समझना चाहिए कि हाँ हम पूरे फोकस के साथ सीखेंगे, हमें आना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए उस समय दोस्त। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आप सुनो ध्यान से, ये जो डीएफ है कितना लिखोगे, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के Q1 Q2, यहाँ पे भी एक आवेश था ना, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो चलो बताओ के Q1 कितना, यहाँ का चार्ज कितना, यहाँ का चार्ज है हमारा डी क्यू कितना, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। तो ये होगा के Q1 इंटू Q2 यहाँ का चार्ज कितना है, Q है, अपान आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, त्रिज्या ही तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म। तो हमारा डीएफ निकल आया। अगर हमारा डीएफ निकल आया तो एक काम ना करें, हम एक एक को बारी बारी निकाल लेते हैं। एक बार वाई वाले को निकाल लेते हैं, एक बार एक्स वाले को निकाल लेते हैं। तो पहले किसको निकाले, वाई वाले को निकाल लेते हैं। पहला हम निकाल लेते हैं वाई डायरेक्शन वाले को। तो हमें पता है डी एफ वाई वाला जो हमने है वो हमारा कितना है, ये है डी एफ साइन थीटा है। क्या है, डी एफ साइन थीटा है। तो ये छोटा सा है निकाला, अभी पिछले वाले में देखा था, जो छोटा सा निकल गया है और हमें पूरा निकालना हो, ऐसे सभी टुकड़ों का निकालना हो, तो उसका क्या कर दो, प्यार से इंटीग्रेशन कर दो। पर बात यह कि इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है। तो सोचो, हम एक्स एक्सिस से हमेशा कोण लेना स्टार्ट करते हैं ना, 30 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश ऐसे ऊपर की ओर लेते चले जाते हैं। मतलब यहाँ से जहाँ शुरुआत करते हैं वो जीरो होता है ना, तो हम यहाँ शुरुआत करें तो 0 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते 90 180 तक जाएंगे। मतलब हमें रॉड यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जानी ना, मतलब हमें 0 से शुरू करके कहाँ तक जाना है, 180 डिग्री तक जाना है। 0 से शुरू करके 180 डिग्री तक जाना है, मतलब 180 डिग्री तक जाना है। क्लियर, यहाँ तक नेट करना है। डीएफ का मान हमें पता है, हाँ पता है, बुला के यहाँ पे डाल दो। सोचो आगे क्या हो जाएगा, 0 से 180। डीएफ की वैल्यू क्या है, डीएफ की वैल्यू है के लैम्डा आर डी थीटा क्यू अपन आर स्क्वायर। तो जो जो कांस्टेंट पहले उसको बाहर कर दो, के लैम्डा आर क्यू आर स्क्वायर बाहर कर दो। और भी कुछ, हाँ एक आर कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, उसको भी कर दो कैंसिल। तो के लैम्डा क्यू अपान एक नीचे आर बचेगा, वो भी लिख लो आर, ये क्यू है। और क्या बचेगा अंदर, अब अंदर बचेगा डी थीटा, यहाँ डी थीटा बचेगा, यहाँ साइन थीटा। तो एक्चुअल में बचेगा साइन थीटा डी थीटा, ये बचेगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 180 डिग्री। क्लियर ये बात। अब बताओ जरा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। लिखते हैं अपन यहाँ पे। और ये डी एफ का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ये हो जाएगा के लैम्डा क्यू अपान आर, और साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो मैंने माइनस बाहर कर दिया, माइनस कहाँ कर दिया, बाहर। कॉस हो जाएगा तो कॉस लिख दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 180 डिग्री। अब चला सोच के बताओ, ऐसे रहने तो माइनस के लैम्डा क्यू अपान आर, अपर लिमिट 180 अंश का मान -1, और फिर माइनस लगाते हैं बीच में, माइनस लगाया, फिर कॉस जीरो रखेंगे तो वो फिर से 1 हो जाएगा। तो -1 कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस, -2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो एफ वाई है वो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 112, मतलब 2 के लैम्डा क्यू बाई आर। ये हमारा किस डायरेक्शन में आ गया, वाई डायरेक्शन में आ गया। मतलब नीचे की ओर जो इन सभी एलिमेंट्स से, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स के कारण जो नीचे की ओर आएगा, 0 से लेके 180 अंश तक के जितने भी रॉड हैं, उन सभी के कारण जो नीचे की ओर आएगा वो कितना आएगा, 2 के लैम्डा क्यू बाई आर। ये नीचे की ओर आ गया। सेम टू सेम अगर दूसरा केस की बात कर लेते हैं, एक्स डायरेक्शन वाले की, तो जरा बताओ हमारा डी एफ एक्स कितना दे रखा है, वो दे रखा है डी एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमें पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, वही 0 से लेके 180 डिग्री, है ना। हाँ ठीक है, अब जरा आगे सोचना ध्यान से। डी एफ, अच्छा जो भी है, डी एफ जो भी है, अच्छा काम करो रख लो। तो डी एफ क्या रखोगे, के लैम्डा क्यू, आर बाहर हो जाएगा, के लैम्डा क्यू अपान आर बाहर हो गया, बचा गया कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा।
तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा। अब लिमिट पुट करना है 0 से लेके 180 डिग्री। अब जरा सोच के बताओ, 180 अंश का मान 0 माइनस 0 अंश का मान भी 0, sin 180 अंश मान 0 भी और sin 0 का मान भी 0, तो यहाँ बन जाएगा पूरा 0। अगर ये बन जा रहा है पूरा 0 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब हो जाएगा 0, मतलब जो हमारा f बनने वाला इंटीग्रेशन किधर बन जाएगा, इधर x fx, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओहो, मतलब ये x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और मतलब इसका सारा का सारा फोर्स किधर लगने वाला है, वो नीचे की ओर लगने वाला, x डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। अगर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा तो ये तो खत्म, सिर्फ बचा यही, और वो किधर की ओर, नीचे की ओर। तो जो अगर मैं बोलूँ एफ नेट हमारा कितना है, तो एफ नेट हमारा कितना है, यही हमारा एफ वाई जो है वो एफ नेट हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू बाई आर, यही हमारा एफ नेट हो जाएगा। अगर डायरेक्शन देखना चाहो तो डायरेक्शन किधर लगा दोगे, माइनस जे कैप लगा दोगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। मैंने मैग्नीट्यूड से मतलब था तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हो तो यहाँ वेक्टर लगा दो, यहाँ बीकर में पीछे लिख दो माइनस जे कैप, तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन किंतु परंतु सुनो, पहले सुनो, ये तो समझ में आया कि ये तो हमें सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा, लेकिन ये 0 कैसे आया उसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। सोचो कैसे, जैसे इधर क्या लग रहा है, डीएफ लग रहा है, इधर एक एलिमेंट लिया ना, वैसे अगर मैं इधर एक एलिमेंट ले लूँ, पहले इसको पूरा अच्छे से कॉपी कर लो। अब इसको कॉपी करने के बाद अब सिर्फ सोचने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये करने के बाद अब जो कर रहा हूँ उसको मत गोद में लगना इसमें, ठीक है, वो समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। ये लिख लिया, काम खत्म। अब कुछ नई चीज सिखाने जा रहा हूँ इसमें, उसको लिखने की जरूरत नहीं, कि सोचने की जरूरत है। आपने सोचो मेरे साथ कि अगर मैं एक छोटा एलिमेंट यहाँ से ले लूँ तो इसके कारण किधर बनेगा, इधर बनेगा। और जैसे इधर डीएफ है वैसे इधर भी डीएफ आएगा, जैसे इधर एंगल थीटा रहेगा वैसे इधर भी एंगल थीटा बन जाएगा। तो सोचो डीएफ कॉस थीटा, इधर का क्या आएगा, डीएफ कॉस थीटा। तो जितना डीएफ कॉस थीटा इधर बनने वाला है उतना ही डीएफ कॉस थीटा इधर बनने वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। हाँ, तो इधर और इधर वाला एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो ऐसे भी 0 होना है, मतलब एक्स डायरेक्शन में तो 0 होना ही होना है। आया कि नहीं समझ में आया? तो बचेगा सिर्फ कौन सा, वाई डायरेक्शन वाला। तो 0 होने का एक और फंडा है जो कि हमें डायरेक्टली दिख भी रहा था, अगर नहीं भी सॉल्व करते तो भी दिख रहा था। क्लियर है? बढ़िया। तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। हालांकि इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे में लगाने हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्या है ना, बेसिक सा मैंने आइडिया दे दिया कि आप नॉर्मली कैसे क्वेश्चन लगा सकते हो। हालांकि प्लान मेरा और था आज पढ़ाने का, पर ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर अभी जितना मटेरियल आज के लिए मैंने सेट किया था अगर वो पूरा पढ़ाऊंगा तो 3 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, तो इतना आप झेल नहीं पाओगे मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। आई होप 1 घंटे से 2 घंटे के आसपास पहुंच रहा होगा, 2-4-10 मिनट भले बचाओ, नहीं तो 2 घंटे के आसपास पहुंचने वाला है लेक्चर। क्लियर है, एकदम फंडा क्लियर है, मैं जान रहा हूं क्योंकि इतनी देर आइडिया लग रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं यार, इतना तो आप हजम कर सकते हो, ठीक है। अब अगले अगर 2 दिन लेक्चर नहीं भी आया, मान लो अगले 1 दिन भी लेक्चर नहीं आया, तो आप 1 दिन एडजस्ट कर सकते हो, 1 घंटा आज देख लो, 1 घंटा कल देख लो, ऐसा कर सकते हो। पर कोई बात नहीं, मैं प्रयास यही करूंगा कल भी लेक्चर आए वो भी 2 घंटे का आए, ठीक है, मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा। तो बड़े से बड़े लेक्चर बना के जल्दी जल्दी से मैं पूरा कर दूंगा, ताकि ये ना रहे सिलेबस बचा हुआ है, ऐसा कुछ भी दिमाग में आपके आने ना पाए। 2-2-3 घंटे का लेक्चर बना दूंगा ना, तो कितनी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बस आप इत्मीनान से पढ़ते रहे, जबरदस्त तरीके से लाइक मारते रहे, सपोर्ट करते रहे, शेयर करते रहे, ये सब आपका काम है, आप कर दीजिए। मेरा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी ईमानदारी से पढ़े, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, फोटो खींचे आपने प्रॉब्लम का, वहां पे भेज दें, केवल वहां पे क्वेश्चन भेजना कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, और वहां पे और कुछ भेजना नहीं है, वहां पे सारी कंडीशंस लिखी हुई आप पढ़ के समझ सकते हैं। आप उस तरीके से वहां पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। और भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो बताते रहें, ईमानदारी से पढ़ दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।